आप एक बार अपने पर्सनल यूज के लिए भी इशू को समझ लीजिए कि क्या मामले हैं, क्या आज के डेट में चैलेंज हैं, कैसे उनको ठीक किया जा रहा है, क्या भविष्य में आगे चैलेंज जा सकते हैं और क्या उसकी प्लानिंग है। जो हमारी कोरोना की विपत्ति है वो अभी फिलहाल अपने पीक की तरफ बढ़ रही है और जैसा कि हम जानते हैं कि खाली ये हमारे एक शहर की दिक्कत नहीं है, ये पूरे प्रदेश की दिक्कत है, पूरे देश की दिक्कत है। शुरू में कई ऐसे राज्य थे जो ज्यादा प्रभावित हुए थे, धीरे धीरे हमारे यूपी के कुछ शहर प्रभावित हुए और फिर उसमें वाराणसी भी शामिल हो गया। अब इसके कारण क्या है वो तो एक अपने आप में शोध का विषय है, लेकिन फिलहाल जो हम जिस परिस्थिति से जूझ रहे हैं वो परिस्थिति ये है कि कोरोना की ये सेकेंड वेव है और सेकेंड वेव का जो म्यूटेंट वायरस है ये थोड़ा डिफरेंट नेचर का है। डिफरेंट नेचर की होने की वजह से इससे जो समस्याएं बीमारी हो रही हैं वो थोड़ी पिछले कोविड की बीमारियों से अलग है। इसके जो लक्षण है, सिम्टम है, थोड़ा सा मामूली सा इलाज है, वो पिछली कोरोना की फर्स्ट वेव के चीजों से थोड़ी भिन्न है। पिछले कोरोना के काल में हम लोग सबसे पहले हॉस्पिटलाइजेशन करते थे। आपको याद हो तो 100% कोरोना पेशेंट्स का हॉस्पिटलाइजेशन किया जाता था, वो कंपलसरी था। अलाउ हुआ, सिम्टोमेटिक लोगों को ले जाना शुरू किया गया। उसमें भी व्यक्ति 10 दिन के बाद अगर नेगेटिव नहीं भी आता था तो भी उसको नेगेटिव मानते हुए छोड़ दिया जाता था। तो इस तरह के प्रोटोकॉल डेवलप हुए और उस समय की जब पीक हमारी आई पिछले कोविड फर्स्ट वेव की, तो वाराणसी में हमारे लगभग 200 के आसपास जब केस आते थे प्रतिदिन, तो हम लोग मानते थे कि आज बहुत ज्यादा केस आ गए हैं। कुछ दिन ऐसे हुए जिसमें 250-300 केस आए और 2-3 दिन ऐसे भी आए पिछले पूरे साल में जब केसेस 300 से बढ़ के 350 तक आ गए। वो पीक थी और उस पीक पे हम लोग सभी ये मानते थे कि बहुत बढ़िया संकट हमारे पे आ गया है कि 350 केस आज शहर में पॉजिटिव आए हैं। उस टाइम पॉजिटिविटी की रेट अधिकतम 12% तक गई थी किसी एक पर्टिकुलर दिन में। अलग अलग दिन में अलग अलग होती है, कितने सैंपल का रिजल्ट आता है, कितने पॉजिटिव होते हैं। एक थे वो डिफरेंट नेचर के थे। जो पीक केसेज आते थे हमारे, एक दिन में 300 से ज्यादा बहुत कभी कभी आए और उसमें हॉस्पिटलाइजेशन हम लोग कराते थे सिम्टोमेटिक लोगों का। तो कभी भी बीएचयू में जो हाईएस्ट हमारी फैसिलिटी थी हॉस्पिटलाइजेशन की, कभी भी वो फिगर 150 से ऊपर नहीं गई। 150 से ऊपर वहां कभी भी हॉस्पिटलाइजेशन पर डे नहीं हुआ। इसके साथ हमारे बाकी फैसिलिटी भी थी। आपको याद होगा कि L1 फैसिलिटी भी हम उस समय चलाते थे। दीनदयाल हमारा अस्पताल था, हमारा जो ESI था वो बड़ा 60 बेड का हॉस्पिटल चलता था। DLW 90 बेड का हॉस्पिटल चलता था। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज है, वहां हमने 100 बेड का हॉस्पिटल बना रखा था। 4 बड़े हॉस्पिटल हम लोग गवर्नमेंट में संचालित करते थे। बीएचयू में इसके अलावा फैसिलिटी थी। हेरिटेज में हमने पूरी मेडिकल कॉलेज को एक्वायर कर रखा था। सारे गवर्नमेंट की फैसिलिटी मिला के और 6 हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इंगेज कर रखे थे। ये सारे मिला के हमारा हॉस्पिटलाइजेशन रेयरली 300-400 से ऊपर कभी नहीं गया। 300, 350 बस ये एक एवरेज मैक्सिमम टाइप की फिगर रहती थी। और थोड़ा कंट्रोल में जब कोरोना आ गया था तो हमारा हॉस्पिटलाइजेशन 200-250 पर डे हुआ करता था। और उस समय अधिकतर जो बेड यूज हुआ करते थे वो नॉन ऑक्सीजन बेड यूज हुआ करते थे। उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती थी, पेशेंट अपना ट्रीटमेंट लेता था, ठीक हो जाता था और चला जाता था। 10-15% केस में ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, जिसको हम ऑक्सीजन लगाते थे। और उसमें भी केवल 5-1% लोग होते थे जिसको HFNC या वेंटिलेटर या आईसीयू की जरूरत पड़ती थी। आईसीयू भी उस समय बढ़ाए गए थे, HFNC भी बढ़ाई गई थी, कई चीजें बढ़ाई गई थी। उस बार में और इस बार में 2 मेन फर्क हैं। एक तो जो केसेस हैं वो बहुत मल्टीपल फोल्ड आ गए जो पर डे हमारे आते हैं। वर्तमान में हमारे 2000 से 2200 केस पर डे आ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते की एवरेज हमारी 2000 है और वो 1800 से लेकर 2200 वेरी करती है। पॉजिटिविटी रेट जो है, जो पहले 12% पीक होती थी और 6-7% एवरेज होती थी महीने में, वो रेट हमारी आज की तारीख में 33-34% हो गई है। 33-34 का मतलब हर 3 आदमियों में 1 आदमी कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। जितने भी टेस्ट हम करें 6-7 हजार, तो उसमें से 2-3 हजार निकल रहे हैं। मतलब इस हाल में अगर हम पॉजिटिविटी टेस्ट करें तो 1/3 लोग हम में से पॉजिटिव निकले। इस तरह का है। टेस्ट कराने वाले लोगों की बात कर रहा हूं, जनरल बैठे हुए बात नहीं है। पॉजिटिविटी रेट बढ़ गई
पर डे केस बढ़ गए। सबसे बड़ी जो दिक्कत आई वो ये हुई कि जो पेशेंट्स को मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। ऑक्सीजन लेने वाले पेशेंट 99% हो गए, जो पहले 10% हुआ करते थे। अब जो कोरोना का सेकेंड वेव है उसमें नॉन ऑक्सीजन बेड की रिक्वायरमेंट 0 के बराबर है, 0। हमारे पास ऑक्सीजन बेड 500 तैयार है, नॉन ऑक्सीजन बेड 500 एक्स्ट्रा तैयार है हॉस्पिटलों में, लेकिन उन्हें कोई लेने वाला नहीं है क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। होम आइसोलेशन में आदमी इलाज करा रहा है, एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट ले रहा है, लेकिन हॉस्पिटल की जरूरत उसको तब पड़ रही है जब ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन हो रहा है और ऑक्सीजन की उसको आर्टिफिशियल जरूरत पड़ रही है। ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन होना पिछली बार बहुत कम केसेज में होता था, अब की बार 99% केस में हो रहा है। जो पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन चाहते हैं उसमें 99% ऑक्सीजन बेड की रिक्वायरमेंट वाले हैं। ये 2-3 फर्क पिछली कोरोना वेव और इस कोरोना वेव में है। अब इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें तो कई लोग जैसे कमेंट कर देते हैं कि इतने पेशेंट है लेकिन बेड हम अरेंज नहीं कर पा रहे। कई लोग सरप्राइज करते हैं कि ये हॉस्पिटल हमारा खाली है, इसको पूरे को टेक ओवर कर लेना चाहिए, बीएचयू का हॉस्टल खाली है, उसको कन्वर्ट कर देना चाहिए, हमारा ये फला हॉस्पिटल खाली है, इसको पूरा कन्वर्ट कर देना चाहिए। कुछ लोगों को आश्चर्य होता होगा कि आयुर्वेदिक कॉलेज जैसे अस्पताल हैं पर वो क्यों नहीं चल रहे अब तक। थोड़ा सा समझने का फर्क है, केवल एक ही पॉइंट उसके पीछे है, वो है ऑक्सीजन बेड की रिक्वायरमेंट। केवल अस्पताल की बात नहीं है। इस समय चैलेंज पूरे समाज के सामने ये है कि व्यक्तिगत मजबूरी का कोई फायदा ना उठाएं। कई जगह हैं जहां पे ओवर रेटिंग की शिकायत है। दवा की दुकान पे जाते हैं तो इंजेक्शन ज्यादा रेट में बिक रहा है, किसी दाह संस्कार के लिए जाते हैं तो वहां पे सामग्री ज्यादा रेट में मिल रही है, किसी एम्बुलेंस को कोई किराए पे ले रहा है तो वो ज्यादा चार्ज कर रहा है, किसी आपने अभी कहा कि अस्पताल में इलाज कराते हैं तो अस्पताल ज्यादा बिल ले रहे हैं। मेरा कहना यह है कि बहुत बड़ा संकट है। मानवीयता की वजह से हर व्यक्ति को अपने अपने प्रोफेशन में ईमानदारी बरतनी चाहिए। किसी को भी कहीं भी मजबूरी में जाना पड़ सकता है। अस्पताल वाले को शमशान घाट जाना पड़ सकता है, शमशान घाट पे काम करने वाले को अस्पताल जाना पड़ सकता है, किसी को एम्बुलेंस की जरूरत पड़ सकती है, किसी को दवाई की पड़ सकती है, दवाई वाले को अस्पताल की पड़ सकती है। कृपया करके इस समाज को कम से कम काशी में इस व्यवस्था को खराब ना होने दें। मानवीयता का पहलू समझते हुए अपने प्रॉफिट मार्जिन को इतना ना बढ़ाएं कि वो पाप की श्रेणी में आ जाए और कहीं ना कहीं वो इतना बड़ा प्रचारित हो जाए कि काशी के उस प्रोफेशन के नाम पे कलंक साबित हो। मैं नहीं चाहता कि इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जाए और इस मुश्किल की घड़ी में हम लोग इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करा के एफआईआर दर्ज करा के बाकायदा किसी गिरफ्तारी कराएं, किसी को नोटिस दें, किसी का अस्पताल या दवाई की दुकान बंद कराएं, किसी का लाइसेंस छीनने का प्रयास करें। मेरी रिक्वेस्ट आपके माध्यम से ये होगी कि आने वाले 2 दिन में कृपया करके काशी के सभी व्यापारी जो भी जिस ट्रेड से जुड़े हैं अपने अपने व्यापार की स्थिति को संभालें। इनके पदाधिकारी, इनके एसोसिएशन के अधिकारी ये सामने आए, जिम्मेदारी से अपने रेट लागू करें। 2 दिन में अगर ये रेट कंट्रोल नहीं हुए तो प्रशासन बहुत सख्त कार्रवाई करेगा। हम लोग छापेमारी कराएंगे, गिरफ्तारी कराएंगे और एग्जाम्पलरी कार्रवाई कराएंगे कि समाज का कोई दुश्मन अगर समाज से इस समय में, कोरोना के समय में जब किसी का पेशेंट एडमिट हो जाता है 2-2, 3-3 लाख रुपए लगते हैं, पूरा परिवार मानसिक ट्रॉमा में होता है, उसकी मजबूरी का फायदा किसी ने उठाने की कोशिश की। हम ऐसी एग्जाम्पलरी कार्रवाई करेंगे कि वो सारे लोग याद रखेंगे। मैं सभी व्यापारी नेताओं से, सभी संगठनों से, ड्रग एसोसिएशन से, आईएमए से, मेडिकल एसोसिएशन से और जितने भी डोम समाज हों, चाहे लकड़ी से जुड़े हुए व्यवसायी हों, मैं सबसे अपील करता हूं, आपके माध्यम से अपील करता हूं कि कृपया करके समाज के हित में काम करें। यदि किसी के साथ भी अन्यथा शोषण किया या मानसिक रूप से किसी को परेशान किया तो कहीं ना कहीं इसका दंड भुगतना होगा और प्रशासन भरपूर इसमें कार्रवाई करेगा। आने वाले 2 दिन में मैं सुधरने का मौका देता हूं। अगर 2 दिन में स्थिति नहीं सुधरती है तो मजबूरी में हमें कई व्यापारियों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, जिसके जिम्मेदार बाद वो खुद होंगे। सर, हॉस्पिटल रेमडेसिविर लिख रहे हैं, लगातार पेशेंट जिसका प्रेशर होता है, तो इस पर क्या कर रहे हैं? कुछ नोटिस भी आपने जारी हुआ है? मैंने आपको बताया 2 अस्पतालों को आज लिखित नोटिस सीएमओ साहब के थ्रू जारी हो रहा है। एमसीआई की गाइडलाइन लगा के लेटर सभी अस्पतालों को, 43 अस्पतालों को जारी हो रहा है। किसी ने भी रेमडेसिविर ओवर द काउंटर किसी भी पर्चे पे लिखी और वो पर्चा आज के बाद पकड़ में आ गया तो उस अस्पताल को बंद करने की कार्रवाई हम लोग करेंगे। एमसीआई की गाइडलाइन का उल्लंघन करने के लिए उस डॉक्टर के खिलाफ हम उसकी डिग्री के कैंसिलेशन के लिए और उनके मेडिकल प्रैक्टिस पर रोक लगाने की कार्रवाई हम लोग करवाएंगे। मरीजों को और ज्यादा मेंटल ट्रॉमा दिया या उसके इमोशनल, उसका गलत नाजायज फायदा उठाते हुए उसमें डर कायम करने की कोशिश की तो ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ हमें उसके एंटी प्रोफेशन भी जाना पड़ेगा, तो हम कार्रवाई कराएंगे और हम आगे भरपूर इसमें एग्जाम्पलरी कार्रवाई कराएंगे। यदि किसी ने भय का वातावरण कायम करने की कोशिश की गई, ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा देने की कोशिश की गई
या किसी एक प्रकार की दवाई को ज्यादा प्रचारित करने के लिए मानसिक भय कायम करने की कोशिश की। सर, कोविड के चलते जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनको बहुत सफर करना पड़ रहा है। आपने बताया भी कि एक मीडिया में फोटो आई जो कि टोटो में एक जो कि नॉन कोविड पेशेंट था। तो सर, नॉन कोविड पेशेंट के लिए क्या कुछ अस्पताल को यहाँ पे नहीं चिन्हित किया जा सकता है कि वो पेशेंट? मैं उसका जिक्र करना भूल गया जी। 43 हॉस्पिटल जो हमने कोविड में लिए थे वो हमने तब लिए थे जब शहर में बेड्स की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब हमारे पास बड़े अस्पताल भी कई आ गए हैं जिनके बेड हम प्रयोग नहीं कर पा रहे ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अब स्टेट गवर्नमेंट ने भी निर्णय लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वीसी में पिछले 2-3 दिन में बताया है, और हमने भी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हमारी जो टीम है स्वास्थ्य विभाग की हमने जो बना रखी है उसने भी ये महसूस किया है कि चाहे कम अस्पताल चले पर हर अस्पताल में ठीक भर के बेड चले। ये 10-10 बेड अलग अलग अस्पतालों में चल रहे हैं, सब ऑक्सीजन भी चाहिए, रेमडेसिविर भी चाहिए, इसकी व्यवस्था करने में बहुत टाइम लग रहा है। शुरू में जब बेड बढ़ रहे थे तब तो ठीक थी व्यवस्था, पर अब इसको कम करने की जरूरत है और इन अस्पतालों को हम नॉन कोविड के लिए प्रॉपरली हम लोग इसको डेजिग्नेट कर सकते हैं कि केवल ये नॉन कोविड की ही सुविधा दें, क्योंकि बीएचयू में भी ओपीडी बंद हो गई है, कुछ ऑपरेशन भी डिले हो गए हैं, तो नॉन कोविड की व्यवस्था अब हमें बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। तो 12 अस्पताल हमने चिन्हित किए हैं 43 में से, जो हमारे 15 बेड से कम वाले बेड वाले अस्पताल हैं। उन सभी में अभी जो अधिकारी बैठे थे जिनको हमने अस्पतालों का प्रभारी बनाया है उनको हमने भेजा है और अभी हम शाम को तय करा देंगे। उन 12 अस्पतालों में कुछ हम नॉन कोविड अस्पताल प्रॉपरली चलाएंगे और कोविड अस्पताल से उनकी संबद्धता खत्म करेंगे। कोविड के पेशेंट धीरे धीरे जब डिस्चार्ज हो जाएं, आज से वो नए पेशेंट लेना बंद कर दें और जैसे ही कोविड के पेशेंट खत्म हो जाए उनके 2-4 दिन में वो पूरा का पूरी तरह नॉन कोविड में कन्वर्ट हो जाएं। नॉन कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनको हमको इलाज देने की एक बड़ी प्राथमिकता सामने आ गई है, इसलिए उन 10-12 अस्पतालों को हम आज ही डिनोटिफाई करके नॉन कोविड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अस्पतालों की संख्या कम कर रहे हैं। जो बचे हुए सिलेंडर उनको अलॉट थे उनके सिलेंडर बड़े अस्पतालों को अलॉट कर दिए जाएंगे ताकि उन अस्पतालों में बेड बढ़ जाए। बेड की संख्या वही 1600 रहेगी, लेकिन बड़े अस्पतालों में बढ़ा देंगे, छोटे अस्पतालों को बंद करवा देंगे और उनको नॉन कोविड में कन्वर्ट करा देंगे। जिला प्रशासन के जो काम है शब्द नहीं है उसकी सराहना के लिए। फिलहाल एक परिवारों के पूरे के पूरे परिवार के सदस्य इस दुर्घटना में न रहे हैं। जैसे तिलमापुर की बात कर लें तो उन परिवारों के लिए जिला प्रशासन कहीं कहीं मानवीय संवेदना आपके साथ रही है क्या? देखिए, 2 अच्छे सामाजिक सरोकार चालू है, उसका जिक्र भी मैं करना भूल गया था। जितने मरीज हैं उनके तीमारदारों के लिए भोजन की व्यवस्था शुरू हुई है पिछले 2 दिनों में। माननीय अच्छे यहाँ के जनप्रतिनिधियों के और इलेक्टेड हमारे जनप्रतिनिधियों की रिक्वेस्ट पे राधा स्वामी सत्संग जो पंजाब में जिनका बहुत बड़ा सत्संग अभ्यास है वहां से वो लोग आए हैं। कल से 500 पैकेट बना के सुबह शाम उन्होंने बांटने शुरू किए हैं। बीएचयू में, दीनदयाल में, कबीर चौरा में और ईएसआई में और कैंसर अस्पताल में 500 भोजन के पैकेट कल वितरित होने शुरू हो गए। अब उनको बढ़ा के धीरे धीरे 700, 800, 1000 किया जाएगा। मरीज के तीमारदार जो परेशान होते रहते हैं, खाने पीने की सुविधा कई बार नहीं होती, घर जाके बनवाने की सुविधा नहीं होती, उन लोगों के लिए व्यवस्था चालू हुई है। इसी तरह 1-2 राजनीतिक दलों ने ये व्यवस्था चालू की है कि वे भी घर के पैकेट अब बनवा के डिस्ट्रीब्यूट अपने सामाजिक सहायता से कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा शहर के सभी सोशल संस्थाओं से। स्टूडेंट्स ग्रुप की कई संस्थाएं हैं हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। स्टूडेंट्स ग्रुप अच्छे हैं, एनर्जेटिक हैं, युवा लोग हैं। उनसे मैं अपील करना चाहूंगा कि शहर में ऐसे लोगों के लिए सामने आए जिनको जरूरत है। केवल रेमडेसिविर या ऑक्सीजन का सिलेंडर ही सबकी जरूरत नहीं है, और भी जरूरतें हैं। ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने कई अपने निजी परिजनों को खो दिया है। कम से कम उनके लिए खाने पीने की कुछ दिन की व्यवस्था करवा सकें, 5-5, 10-10 किलो राशन की व्यवस्था करवा सकें, उनके लिए कोई और छोटी मोटी व्यवस्था करा सकें। तो इस प्रकार की व्यवस्था कराने के लिए सामने आए। प्रशासन तक कई बार इन लोगों की समाचार लेट पहुंचते हैं। आसपास के मोहल्लों में सबको पता होता है। जो समाज सेवी हैं उनकी सहायता हमें लोगों तक भोजन पहुंचाने के लिए भी चाहिए। लोगों के लिए एम्बुलेंस अगर कोई चलाना चाहे, लोगों के लिए शव वाहन अगर कोई चलाना चाहे और लोगों के लिए हेल्प डेस्क कोई लगाना चाहे, पानी वानी पीने की सुविधा अलग अलग अस्पतालों में कोई लगाना चाहे, या ORS के पैकेट या हमारे डॉक्सीसाइक्लिन हम बंटवाने की कोशिश कर रहे हैं हमारी RRT के माध्यम से। घर घर में जो बीमार लोग हैं हमारी सरकारी दवाई हम देंगे, वो जाके बांट आए और बाद में आके बता देगी कितनी बट गई कितनी रह गई। इसमें कोई मदद करना चाहे या कोई मरीज बीमार है उसको अस्पताल तक छोड़ने के लिए मदद करना चाहे, नॉन कोविड के मरीज हैं उनको OPD तक ले जाने की कोशिश करना चाहे,
कोई अपने खर्चे से कुछ ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा किराए पे लेकर दिन में चलवाने की कोशिश करना चाहें, तो कई ऐसे समाज सेवा के काम हैं जिसकी आवश्यकता वाराणसी में है। उसके लिए मैं आपसे अपील करता हूं ऐसे समाज सेवी संगठनों से, स्टूडेंट्स बॉडीज हैं, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से, कुछ राजनीतिक दलों से जो जिम्मेदारी का एहसास करते हैं, या बाकी जो हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं शहर की, कि इन कामों के लिए आगे आए। इन परिवारों के लिए सरकारी भी जो सहायता हो पाएगी हम जरूर कोशिश करेंगे। इनके राशन का प्रबंध करना हो या इनके पास कोई घर आदि की व्यवस्था हो तो भविष्य में प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना की व्यवस्था करनी हो, या इमीडिएटली इनके खाने पीने की 10-15 दिन की व्यवस्था करनी हो, प्रशासन उसको अपनी तरफ से कराएगा। रेड क्रॉस के पैसे से हम लोग कराएंगे। किसी भी तरह की अगर इनको प्रॉब्लम आई तो हम जरूर करेंगे। मीडिया से भी अपील है कि ऐसे लोगों की जानकारी आपके पास आए तो हमारे ग्रुप्स में शेयर करते रहें, उनके नंबर शेयर करते रहें ताकि हम लोग उनकी मदद तक पहुंच पाए। सेटिस्फेक्शन के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन व्यक्ति खुद अपनी मर्जी से न लगवा ले उसको। कोविड के लक्षण एंटीबायोटिक और नेबुलाइजेशन से भरपूर ठीक हो रहे हैं। आज हमने वो प्रोटोकॉल भी जारी करवाया है, कैंसर अस्पताल में रेमडेसिविर प्रयोग ही नहीं करते हैं और सारे मरीज ठीक होके जा रहे हैं। नेबुलाइजेशन के माध्यम से उसमें गैस बनती है एक छोटे से इंजेक्शन की, और वो गैस लेने से दिन में 2 बार मरीज सीधे फेफड़े में गैस जाने से ज्यादा जल्दी अच्छा हो रहा है। नेबुलाइजेशन का जो ब्रोंकोडाइलेटर है जिससे फेफड़े की नलियां खुलती हैं, और उसमें स्टीरॉइड है जिससे जल्दी दवा असर करती है। ये नेबुलाइजेशन मरीज को 2 बार दिन में दिया जाए, उसकी एक मशीन आती है 2-1 हजार की, वो अस्पताल को खर्च करनी पड़ती है हर बेड पे। उसका मास्क तो बदल जाता है बार बार में। और इसी तरह स्टीम, गर्म स्टीम अगर ली जाए उसके साथ 2-3 बार दिन में, उसी से 50% फर्क पड़ रहा है मरीजों को और अच्छे परिणाम आए हैं उसके, बिना किसी रेमडेसिविर के और नॉर्मल एंटीबायोटिक के ट्रीटमेंट पे जो बाकी जगह अवेलेबल है। ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ाने के बारे में एम्स ने और कई डॉक्टर ने जारी की है अपनी एडवाइजरी की, उल्टा लेट के कैसे ऑक्सीजन की सैचुरेशन को 3-4 पॉइंट तुरंत बढ़ाया जा सकता है। ऑक्सीजन का सैचुरेशन नॉर्मल फ्लक्चुएट करता है, अभी आप नापेंगे 93 आएगा, 5 मिनट बाद नापेंगे 97 आएगा, नॉर्मल डे टू डे फ्लक्चुएट करता है। उसको बढ़ाने के नेचुरल तरीके भी हैं और डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, इस तरह की चीजें भी हैं। स्टीम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लोग उसको ले ही नहीं रहे हैं अपनी व्यस्तता की वजह से। आप और हम इतने व्यस्त हैं कि सबसे जरूरी काम स्टीम वाला नहीं करते हम लोग, क्योंकि इतना आलस का काम है, 10 मिनट कौन दे उसको। वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज्यादा बेनिफिट करता है। दवाई के लिए शॉर्टकट सब ढूंढ रहे हैं, इसलिए हम एमसीआई की गाइडलाइन लेके अस्पतालों को जारी कर रहे हैं कि किसी का भी पर्चा अगर लिखा हुआ हमें मिल गया भविष्य में, जिसने किसी मार्केट में मरीज के लिए पर्चा लिख के दिया है, तो उस अस्पताल की जिम्मेदारी तय की जाएगी। अस्पताल में मरीज है जिसको रेमडेसिविर की जरूरत है, उसकी लिस्ट बना के हमें दें, जितनी जितनी दवाई आती जाएगी हम अस्पताल को देते जाएंगे। अगर 6 वायल नहीं लग सके तो 4 नहीं लग सके तो 2, पर कोशिश करेंगे हर मरीज को कुछ ना कुछ मिल सके, उसको हम अस्पताल में पहुंचाएंगे। उसकी लिस्ट हमें दे दे, उसके लिए हमने अस्पतालों के नोडल अधिकारी भी बुलाए, अभी नामित किए हैं। उसकी मीटिंग आपकी जस्ट पहले में हमने की थी, उनके माध्यम से हम लोग वो दवाई बंटवाएंगे और जितने मरीजों की अवेलेबिलिटी होगी उसके हिसाब से लगाएं। मरीजों को खुद परेशान ना करें कि वो पर्चा लेके बेचारे मार्केट में घूमें, वो ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा दें, या वो 2 नंबर की दवाइयां बिक रही हो तो उसको बढ़ावा दें। नकली रेमडेसिविर बहुत पकड़ी जा रही हैं, 25,000 वायल नकली रेमडेसिविर की बरामद हुई है अभी, जो नमक का घोल देके रेमडेसिविर दवाई बना के बेच रहे हैं, जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों के। ऐसी नकली दवाई कोई ले भी आएगा तो क्या चढ़ाएगा और क्या उसका फायदा होगा। जब मार्केट में अवेलेबल नहीं है, पूरे देश में 3 लाख इंजेक्शन बन रहे हैं डेली, तो कोई कैसे ले आएगा रेमडेसिविर। और ले आया तो 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे कोई ब्लैक के रेट पे ले भी आया तो कितना उसको प्रभावित करेगी और कितना वो डॉक्टर उसको अपना संवेदनशीलता के साथ उसको बता पाएंगे। जो 800 रुपए की चीज है या कुछ कंपनियों की 2,500-3 हजार रुपए की चीज है, वो ब्लैक मार्केट को बढ़ावा दे रहे हैं, पूरे एक ब्लैक तंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। और जो गवर्नमेंट की सप्लाई के बाहर की चीजें हैं उसको बढ़ावा दे रहे हैं, सिस्टम को बाईपास कर रहे हैं, एमसीआई की रेगुलेशंस है उसका वायलेशन कर रहे हैं। कम से कम मरीजों का मानसिक प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए कि मरीज बेचारा हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी को बोला जाए कि तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके आ, तू पहले लिख के दे कि ऑक्सीजन नहीं होगी तो मेरे पेशेंट की जिम्मेदारी मेरी होगी। या कोई ये कह रहा है कि दवाई मैं बाहर से लेके आऊं, पैसा आप ले रहे हैं, आपके यहाँ पे जितनी दवाई आप ट्रीटमेंट दीजिए, आपके यहाँ दवाई नहीं है तो आप अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट दीजिए, कुछ दूसरी दवाइयों का ट्रीटमेंट दीजिए। और आपको रेमडेसिविर चाहिए, हमसे लीजिए, हम जितनी दे पाएंगे जरूर देंगे, नहीं दे पाएंगे तो कम लग जाएगी सबसे, 1 या 2 वायल लग जाएंगे, 6 नहीं लगेंगे। तो 6 भी प्रमाणित नहीं है, 4 भी प्रमाणित नहीं है, 2 भी प्रमाणित नहीं है, बस ये चल रहा है कि 6 लगनी चाहिए तो लग रही है। कोशिश करेंगे 6 भी देने की, किसी को दे पाए तो
जिसकी वेंटिलेटर की स्थिति है, आईसीयू की स्थिति है, सैचुरेशन 50 पे आ गया है, उसको 6 भी देने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिर्फ जो ठीक ठाक है उसको 2 से भी काम चलाया जाएगा। तो इसकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। अस्पतालों को नोटिस दे रहे हैं, एमसीए की रेगुलेशन की गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, और जो अस्पताल पर्चे पे लिख के मरीजों को परेशान करेगा, उनकी मानसिक प्रताड़ना बढ़ाएगा या ब्लैक मार्केटिंग के मार्केट को बढ़ावा देगा, तो फिर भविष्य में हम उसको आगे भी नोटिस देने की कार्रवाई करेंगे। और मेडिकल रूल्स का वायलेशन करने के लिए कहीं न कहीं डॉक्टर्स की पर्सनल डिग्री और मान्यता है, उसके ऊपर भी बात आएगी। उनकी मान्यता के लिए भी अगर हमें कुछ करना पड़ेगा करेंगे। कल भी 2 डॉक्टर लखनऊ में पकड़े गए, मेडिकल डॉक्टर पकड़े गए हैं, जो नकली रेमडेसिविर या ब्लैक मार्केटिंग में रेमडेसिविर बेच रहे थे। किसी भी तरह से ऐसे तंत्र को बढ़ावा नहीं देना है जो किसी एक पर्टिकुलर दवाई की बिक्री के लिए केवल मरीजों को दवाई लिखते चले जाए। बड़े बड़े देशों में बिना रेमडेसिविर के लोग ठीक हुए हैं, और यहां भी अस्पतालों में हो रहे हैं। अच्छे चेस्ट फिजिशियंस, अच्छे चेस्ट वाले जो लोग हैं, वो रेमडेसिविर दे नहीं रहे, उसके बिना लोगों को ठीक कर रहे हैं, और यहां भी कई अस्पतालों में हो रहा है। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मौजूद है बाकायदा, और रेमडेसिविर के ऊपर का भी एंड पकड़ में नहीं आएगा कहीं और भी दवाई हो तो इसलिए ये सारे अस्पतालों से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जो एमसीए की गाइडलाइन उसका पालन करें। तो कुल मिला के ये सब प्रयास हम लोग कर रहे हैं। शहर में सैनिटाइजेशन की भरपूर व्यवस्था है। वीकेंड पे कल एक विशेष सैनिटाइजेशन का अभियान हम लोग दोबारा चलाएंगे। सैनिटाइजेशन, कंटेनमेंट जोन, घाटों पे कंटेनमेंट जोन, उसका काम भी चल रहा है। ये बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, एक इंटरेक्शन था। बेसिक जैसे बाढ़ आती है तो बाढ़ की तैयारी तो जैसे यूपी में हर साल रहती है, लेकिन कोई जैसे चेन्नई में सुनामी आ गई तो सुनामी की व्यवस्था के लिए कोई भी तैयार नहीं रहता, कितने भी कोई भी प्लान नहीं कर सकता इतनी बड़े डिजास्टर के लिए। इसलिए जब डिजास्टर आता है तभी व्यवस्थाएं बढ़नी शुरू होती हैं धीरे धीरे। तो जैसे मैंने बताया, व्यवस्था ऑक्सीजन में बढ़ाई हमने। 3 प्लांट चलते थे खाली, 3 के 5 किए, 5 का 6 किया, फिर 7वां मिर्जापुर जोड़ा, और उसकी स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग उसकी सप्लाई के लिए। सारे स्टेट्स में दिक्कत आ गई, सारे डिस्ट्रिक्ट में दिक्कत आ गई, सारे मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन प्लांट में आवश्यकता पड़ने लगी। तो जितनी सप्लाई है जमशेदपुर, बोकारो में भरने की, वहां भी सीमित सप्लाई है। एक दिन में सीमित नंबर के टैंकर वहां से निकलते हैं। वो टैंकर हर शहर में एक एक भी बांटेंगे तो हमारा नंबर हो सकता है एक की जगह 1.5 दिन में आए। 1.5 दिन में आ गया तो हमारे यहाँ आधे दिन प्रॉब्लम हो गई। तो अभी इस तरह व्यवस्था है, फिर भी हम लोग किसी तरह संभाले हुए हैं। कोशिश है कि ये व्यवस्था लगभग हम लोग मेंटेन रखें। बहुत बड़ा चैलेंज है। कई बार आपको लगता होगा अधिकारी सुलभ नहीं हो पा रहे, अधिकारी को फोन नहीं उठ पा रहे। ऐसी व्यवस्था करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है, और ये ऐसी बड़ी व्यवस्था है कि नॉर्मल डे टू डे हॉस्पिटलाइजेशन कराना, रेमडेसिविर देना, ये तो सारे अधिकारी कर ही रहे हैं। हर किसी के पास ये डिमांड तो आई रही है। 2-3 बड़ी डिमांड है इस समय। अस्पताल में बेड, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर और एक रेमडेसिविर की दवाई, ये 3 डिमांड हर अधिकारी के पास 100-150 सबके पास पड़ी है। आपके पास इंडिविजुअली पड़ी होगी, पर सारे अधिकारी अब यही करने लग जाएंगे तो ये बड़ी व्यवस्थाएं कौन देगा। आज सिलेंडर की प्लान नहीं करें, आज टैंकर की प्लान नहीं करें, आज आगे की नहीं सोचे 2 दिन की, तो इन अस्पतालों के बेड का क्या होगा, और इनका रोटेशन देखना पड़ता है हमें। कल इमरजेंसी में हमें हॉस्पिटल में नए एडमिशन रोकने पड़े, क्योंकि हमें पता था कि रात को ऑक्सीजन की दिक्कत आ जाएगी। 1600 से घटा के हमारे एडमिशन, डिस्चार्ज वगैरह को मिला के 1600 से घट के स्ट्रेंथ कल 1400 चली हमारी पेशेंट्स की, लेकिन 200 पेशेंट हमने कम कर लिए। उसका फायदा ये हुआ कि जो पेशेंट हमको कुछ हॉस्पिटलों से शिफ्ट करने पड़े उसकी जगह हमको मिल गई। अगर 16 के 16 एडमिशन भी देते डिस्चार्ज के बाद और इनको शिफ्ट कराने की भी जरूरत पड़ जाती तो लेके कहा जाते। तो कई लोगों को लग रहा होगा कि कल बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मरीजों को एडमिट कराने की, पर अगर उनको नहीं रोकते तो कल त्रिमूर्ति की शिफ्टिंग हुई, कल कलावती हॉस्पिटल की हुई, राजवंती हॉस्पिटल की हुई, और ये मेडिसिटी की होते होते बची रात को 2:30 बजे। तो ये अगर करते तो हम कहां लेके, रात को अचानक कोई मुझे बोले कि मेरे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गई, 27 पेशेंट लेते हुए, तो कहां लेके जाएंगे उनको। इसलिए एडमिशन रोक के हमें कहीं ना कहीं व्यवस्था मेंटेन करनी पड़ती है। जनरल आदमी को, जनरल पेशेंट को, और जेन्युइन भी है उसकी प्रॉब्लम, इमोशनली ये लगता है कि बेड खाली अब मिल नहीं पा रहा मैं, लेकिन नहीं मिल पा रहा तो उसका कोई कारण है बहुत बड़ा, और वो कारण इस पूरी व्यवस्था को समझना, चलाना। ये कोई अगर नहीं देखेगा और एक दिन भी कोलैप्स हो गई तो कहीं भी डिजास्टर हो सकता है। और अधिकतर शहरों में यही स्थिति है कि वो डिजास्टर बचाने में किसी तरह सारे लोग लगे हुए हैं, और बहुत कोशिश है इसमें। स्टेट गवर्नमेंट के सारे सीनियर अधिकारी लगे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, पीएमओ कार्यालय का इतना ज्यादा सहयोग मिल रहा है, हर आदमी लगा है इसमें, तब इसका इतना बड़ा हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं। ये मैनेजमेंट हमारे अकेले लेवल का भी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी नहीं है। दूसरे स्टेट से ऑक्सीजन आती है, दूसरे टैंकर आते हैं, कंपनियां कहीं दूसरी की हैं, स्टील प्लांट किसी दूसरे स्टेट के हैं,
लाने वाले कोई दूसरे हैं, एक एक टैंकर में 2-2 ड्राइवर बिठा के भेजने पड़ रहे हैं, छोटी छोटी चीजें मैनेज करनी पड़ रही हैं, एस्कॉर्ट लगा के पुलिस की भेज के लाना पड़ रहा है कि 2 घंटे टैंकर जल्दी आ जाए। इस तरह की कई व्यवस्थाएं करनी पड़ रही हैं, तब जाके रिजल्ट निकल पा रहा है। तो ये बातें समझनी जरूरी है, क्योंकि सभी प्रबुद्ध लोग हैं, आप लोग, सब लोग, हम लोग पब्लिक का ओपिनियन बिल्डअप करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। इसी तरह का छोटा छोटा चैलेंज और आए हैं। डेथ की रेट बढ़ी है। अब नेचुरली डेथ रेट हमारी पहले 2-3 डेथ हुआ करती थी एक दिन में, अब सारे अस्पताल जितने इनरोल्ड हैं उनमें 10-12 डेथ होती है पर डे। इसके बाद घरों में भी कुछ डेथ होती है, नॉन कोविड की भी कुछ डेथ होती है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग जो यहाँ एडमिट है उनकी भी डेथ होती है, और कुछ लोग यहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए भी बॉडी लाते हैं। घाटों पे ज्यादा प्रेशर आने लगा, मणिकर्णिका घाट पे आया, हरिश्चंद्र घाट पे आया, तो नगर निगम ने एक घाट और चालू करवाया, सामने घाट, वहां पे वेरी कि वाराणसी में इतनी डेड बॉडी हो गई है कि 2 घाटों के अलावा एक तीसरे घाट की आवश्यकता पड़ गई है, और ये घाट देखिए आबादी के पास है, ये आबादी वाले कैसे यहाँ पे सहन करेंगे इसको। भाई हरिश्चंद्र घाट तो बिल्कुल आबादी के बीच में ही है, घरों के बीच में है हरिश्चंद्र घाट तो लगभग, उससे तो ज्यादा ठीक है सामने घाट, जहां पूरे खुले एरिया में बनाया है, पूरी टेंट बैरिकेडिंग करके बनाया है, लोगों को बिठाया है, ड्यूटी लगाई है। और जो बीएचयू की तरफ के लोग हैं, रामनगर की तरफ के लोग हैं, इधर के जो डेड बॉडी डिस्पोजल करते हैं, उनके लिए आसान भी है कि तुरंत सामने घाट गए डिस्पोज कर दिया, वहां कंजेशन में नहीं घुसना पड़ता शहर में। वहां की आबादी के लिए भी ठीक है हरिश्चंद्र की कि वहां का लोड घटा और सामने घाट पे हम लोग लोड को डाइवर्ट कर रहे हैं। मरने वाले तो उतने ही रहेंगे भाई, मरने वाले कभी 10 ज्यादा कभी कम, डेथ तो जो है वो किसी के हाथ में है नहीं, और डेथ नहीं है तो हम तो व्यवस्था ही दे सकते हैं। लखनऊ में या बाकी जगह भी अलग अलग व्यवस्थाएं दी गई हैं, यहां भी कोशिश की गई है। बीच में शिकायतें आई 2-3 दिन पहले कि भाई कोई ई रिक्शा में कोई डेड बॉडी लेके गया, एक दिन शिकायत ये आ गई कि किसी पुलिस के इंस्पेक्टर के घर पे डेथ हो गई और उसको वो डेड बॉडी की व्हीकल नहीं मिली, तो नगर निगम ने भाई पिछले 2 दिन में डीसीपी ट्रैफिक साहब ने और आपने मिलके 10 बाकायदा डेड बॉडी की गाड़ियां किराए पे ली हैं 1 महीने के लिए नगर निगम की तरफ से, उसमें आदमी लिए हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं कि भाई किसी के पास डेड बॉडी की डिस्पोजल की व्यवस्था ना हो, आप उसको कॉल कर लो, आप वो व्यवस्था कर लीजिए। ढेलूपुर इंस्पेक्टर को बोल के और एक्स्ट्रा व्यवस्था वहां कराई गई है। आपने कुछ डोम समुदाय के लोगों को भी कॉन्ट्रेक्चुअली मदद उनकी ली है। कुछ समाज सेवी संस्थाएं भी सामने आई हैं जो घाट पे व्यवस्था करवा रही हैं। जो लावारिस लाश छोड़ के चले जाते हैं लोग, कोविड में तो कोई बहुत रेयरली ही लाश के हाथ लगाता है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट की कई लाशें जो डेड बॉडीज होती हैं, कई लोग वहां घाट पे पहुंचते हैं लेकिन घाट पे छोड़ के चले जाते हैं, फिर ये नहीं पता लगता कि ये कौन लाया था। इस तरह के भी केस आ रहे हैं। अब कई लोग उसको एक दिन कोई गलत प्रचारित हो गया कि प्रशासन लावारिस लाशों को ढो के ला रहा है। तो अच्छा, घरों में कई बार डेथ हो जाती है, कई बार मुझे शिकायत आती है कि घरों में खाली लेडीज बची हैं और लेडीज के अलावा कोई है नहीं जो डेड बॉडी ट्रांसपोर्ट कर सके, तो ऐसी भी हमको डेड बॉडी 2-4 हमने कलेक्ट करवाई है जब घर में कोई है नहीं डिस्पोजल के लिए, तो जाके रातों रात भी कई बार मैनेजमेंट करना पड़ता है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी हमारे बीच में बेचारों ने रात में 2-2, 3-3 बजे भी गाड़ी भेज के डेड बॉडी किसी तरह ड्राइवर की व्यवस्था की, किसी तरह कुछ किया, डेड बॉडी इकट्ठी करवाई है। तो ये मैनेजमेंट भी करना पड़ रहा है। नहीं करें तो ये होगा कि ये 2 ही घाटों पे देखिए कितना प्रेशर है और उन 2 घाटों का धुआं ही नहीं खत्म हो रहा। वहां की पब्लिक बेचारी इतनी शिकायत करती है, अब क्या इलाज है इसका? कोई विकल्प दे रहे हैं, कोई नई व्यवस्था कर रहे हैं। ये व्यवस्था 10 दिन पहले जरूरी नहीं थी तो नहीं, जरूरत पड़ी तो नहीं चालू थी, अब जरूरत पड़ रही है तो कर रहे हैं। खुदा न खास्ता आगे जरूरत ज्यादा पड़ेगी तो हम ज्यादा करेंगे, पर जब चुनौती आएगी तभी तो कुछ व्यवस्था देंगे। सारी ये चीज 15 दिन पहले कैसे सोच लेते हम लोग कि भाई 10 गाड़ी डेड बॉडी वाली भी ले लो, 2 घाट भी चालू करा दो और इतने टैंकर भी लगा लो, इतना बड़ा कंट्रोल रूम भी बना लो। ये पिछली बार इतनी व्यवस्था के 1/8 भाग से बहुत व्यवस्थित काम चल रहा था और अब 8 गुना करने के बावजूद भी अभी हम असेसमेंट में ही है कि पीक इसकी आ गई कि नहीं आ गई। हो सकता है इसमें और हमको ऐड करना पड़े और 5-4 दिन बाद कोई पीक आए इसकी। अब केस हमारे और बढ़ के 3-4 हजार पे ना चले जाएं तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है। स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, 50% लोग कोरोना संक्रमित हैं। 2 हमारे बड़े अस्पताल हैं सरकारी, उसके सीएमएस संक्रमित हैं, सीएमओ साहब संक्रमित थे, पॉजिटिव हुए हैं, अधिकारी पॉजिटिव हो गए, अब ठीक हो गए हैं। तो मैन पावर आपने चुनाव में देखा, 15,000 लोगों की ड्यूटी लगाई, 3,000 लोगों की ड्यूटी काटनी पड़ी। कोई कोरोना पॉजिटिव है, किसी घर में कोई पॉजिटिव है, किसी कोई प्रॉब्लम है। और पोलिंग पार्टी रवाना करने के लिए हमें 1100 लोग बिना
जो कच्ची ट्रेनिंग वाले जिनको कहा जाता है उनको भेज के किसी तरह पोलिंग हमने कराई, पर कर्मचारियों ने बहुत अच्छा काम किया। मात्र 5 बूथ पे रिपोलिंग हुई। इतना बड़ा चैलेंज, खाली पंचायत चुनाव में एक डिस्ट्रिक्ट का 1 महीना खराब हो जाता है, बिना किसी के ज्यादा एफर्ट किए इतना अच्छा काम टीचर्स ने और सबने मिलकर किया कि इतना बढ़िया इलेक्शन करा दिया। नहीं तो ये काम कराना अपने बड़ा चैलेंज होता है। तो वो व्यवस्थाएं भी साथ साथ चल रही हैं। अब काउंटिंग की भी चैलेंज है सामने, उसकी भी ट्रेनिंग आजकल में चालू करेंगे, काउंटिंग भी करानी है, तो वो काम भी साथ साथ चालू है। इसी तरह कई और काम हैं जो अलग अलग टाइम पे शुरू किए गए हैं। 2-3 काम और अच्छे भी हुए हैं। कुछ काम के बारे में जानकारी मीडिया में आई है, कुछ के बारे में नहीं आई है। 1000 बेड का बहुत बड़ा हॉस्पिटल डीआरडीओ बना रहा है, ऑक्सीजन युक्त, जिसके लिए उसकी ऑक्सीजन डिपेंडेंस चंदौली पे नहीं रहेगी। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन उसमें टैंकर से आके डल जाएगी। और 1000 बेड का अगर वो हॉस्पिटल बन जाता है तो आप सोचिए कि बीएचयू में वर्तमान में फिलहाल 450-450 पेशेंट एडमिट हैं। उससे भी 2.5 गुना लोग उस कैंपस में और अगर आ गए, जैसा मैंने बताया कि 1600 पेशेंट हमारे पूरे शहर में हैं, 1000 पेशेंट उसमें आ गए तो लगभग सारे शहर की पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट तो कम से कम खत्म हो जाएगी। जितने बेड हमें चाहिए ऑक्सीजन युक्त वो हमें मिल जाएंगे। वो जैसे ही मिल गए हमारे बाकी ऑक्सीजन की सप्लाई का थोड़ा जो चैलेंज है 10 दिन के बाद वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो मेन चीज आ जाती है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी। जितनी ऑक्सीजन होगी, जितने सिलेंडर होंगे, जितने सिलेंडर भरने की कैपेसिटी होगी, उतने ही सिलेंडर बेड पे जा सकते हैं और उतने ही बेड संचालित हो सकते हैं। ये केवल वाराणसी की नहीं है, ये यूपी और पूरे देश की स्थिति बन गई है। आप देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हैं अस्पतालों के सामने। ये बेड लेने की नहीं है, ये ऑक्सीजन के बेड लेने की कतारें हैं, जो हम कैटर नहीं कर पा रहे। जिनके बेड की रिक्वायरमेंट, वो ऑक्सीजन के बेड के बारे में बात हो रही है, वो बेड की बात नहीं हो रही है। तो कई बार जनता को छोटी सी बात समझ में नहीं आती। कई बार जनता क्रिटिसाइज भी करती है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है, एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज करती है कि बेड नहीं बढ़ा पा रहे हम लोग। तो बात पीछे घूम फिर के कई व्यापार संगठनों ने मुझे पिछले 3-4 दिन में कहा कि हम लोग बेड बढ़ाने के लिए तैयार हैं, हम लोग वो फला हॉल, मैरिज हॉल में बेड लगा के चलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि उसके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कहां से होगी और हमारे पास भरे हुए सिलेंडर कहां से आएंगे, तो वो कह देते हैं कि हम रामनगर से बढ़वा देंगे। अगर रामनगर में या हमारे आसपास सिलेंडर भरने की कैपेसिटी होती तो हम लोग 100% भी यूज कर लेते हैं। हमारे पास वाराणसी में एक भी सोर्स ऑक्सीजन सिलेंडर भरने का नहीं है, एक भी सोर्स। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में एक भी सिलेंडर नहीं भरा जाता। आज की तारीख में कोई प्लांट नहीं है, ना तो हवा से ऑक्सीजन बनाने वाला कोई प्लांट है, ना लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन से सिलेंडरों में भरने वाला कोई प्लांट है, जिसको बोटलर कहते हैं। हमारे अस्पतालों में तो है ये सुविधा, बीएचयू में सुविधा है, कैंसर अस्पताल में सुविधा है। 2 बड़े सरकारी अस्पताल हैं जिनमें लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकरों के माध्यम से आती है। टैंकर उसको लिक्विड ऑक्सीजन से भरते हैं और उससे वो वार्डों में सीधी सप्लाई हो जाती है, उसमें सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती। 20 एमटी का एक टैंक लगा है बीएचयू में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में और 10 एमटी का टैंक लगा है ट्रॉमा सेंटर में। इसके अलावा कैंसर अस्पताल में एक छोटा टैंक लगा है। कैंसर अस्पताल में भी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई के माध्यम से सीधी वार्ड में पाइपलाइन से सप्लाई होती है। इसके अलावा एलएमओ का प्लांट वाराणसी के किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है। कुछ छोटे हवा से ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट अलग अलग हॉस्पिटलों ने लगा रखे हैं। करीब 20 प्लांट हमारे अलग अलग हॉस्पिटलों में लगे हुए हैं, पर ये प्लांट छोटे होते हैं। 20-30 बेड की रिक्वायरमेंट, 50 बेड की या मैक्सिमम 100 बेड की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। तो एक एक अस्पताल में 3-3, 4-4 प्लांट लगाने पड़ते हैं। एपेक्स हॉस्पिटल में जैसे आज शायद 3रा या 4था प्लांट लगा है, अभी आज कमीशन हो रहा है। पॉपुलर अस्पताल में 3 प्लांट लगे हैं। उसके बाद भी वो 150 बेड चलाने में दिक्कत आती है, क्योंकि अगर सिंपल ऑक्सीजन किसी को देंगे तो हम लोग ज्यादा बेड यूज कर सकते हैं, लेकिन एचएफएनसी या बाईपैप यूज करने लग जाते हैं तो 7-8 बेड की या 10 बेड की रिक्वायरमेंट एक ही बेड यूज करने लग जाता है। तो 10 बेड के बदले 1 बेड चलाना पड़ता है हमें, अगर एचएफएनसी मशीन और बाईपैप मशीन किसी मरीज को लगानी पड़ गई तो 10 मरीज सिंपल ऑक्सीजन पे चल रहे हैं, उसके बदले केवल 1 मरीज एचएफएनसी पे चलेगा। तो जिसमें 10 मशीन लग गई किसी हॉस्पिटल में तो वो 100 बेड के बराबर ऑक्सीजन 10 बेड पे यूज हो रही है। कई लोग साधारण कैलकुलेशन कर लेते हैं कि भाई इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना बड़ा प्लांट है तो फिर भी क्यों नहीं हो रहा, लेकिन रिक्वायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सी मशीन उसने ज्यादा ऑक्सीजन देने की लगा रखी है। तो इस तरह करीब 20 प्लांट है, लेकिन अस्पताल खाली हमारे 5-6 ही हैं जिनमें ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट लगे हुए हैं।
चंदौली में सारी की सारी हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन आती है वो चंदौली डिस्ट्रिक्ट से आती है। चंदौली डिस्ट्रिक्ट में रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे 5 ऑक्सीजन के प्लांट हैं और 1 प्लांट मुगलसराय में है। ये 6 ही सोर्स हैं वाराणसी के आसपास जहां से ऑक्सीजन आती है। उनमें 1 प्लांट बंद पड़ा था। वो प्लांट वाराणसी प्रशासन के सहयोग से जानकारी में आने के बाद ठीक कराया गया, उनके मालिक को बुलाया गया, रिक्वेस्ट की गई। मेडिटेक नाम का प्लांट है जिसकी ज्यादा चर्चा आजकल हो रही है। वो प्लांट काफी टाइम से बंद पड़ा था, उनके मालिक ने बहुत सहयोग किया, वो प्लांट चलवाया गया और अब बराबर वो एक दिन में 700-800 सिलेंडर भर के दे रहा है। इससे पहले 5 ही प्लांट थे। उनमें भी 2 प्लांट ऐसे थे, एक बड़ा और एक छोटा, जो केवल इंडस्ट्रियल सप्लाई देते थे। ये सिलेंडर ऑक्सीजन के इंडस्ट्री में भी लगते हैं, तो इंडस्ट्रियल सप्लाई वो देते थे। उनकी इंडस्ट्रियल सप्लाई रोकी गई और वो सारी मेडिकल में डाइवर्ट की गई। तो वो 2 प्लांट है, वो भी हमें और सप्लीमेंट मिले, नहीं तो उससे पहले तो 3 ही प्लांट थे। तो 3 प्लांट में 2 इंडस्ट्रियल प्लांट जोड़े गए, 5 बने। फिर एक जो बंद पड़ा था प्लांट वो जोड़ा गया, 6 प्लांट बने। अब उन 6 प्लांटों को हम लोग अपने सहयोग से, चंदौली के सहयोग से और सब प्लांट मालिकों के सहयोग से चलवाते हैं और भरपूर उसका सहयोग मिल रहा है बाकायदा। इन 6 में से 2 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के प्लांट हैं। ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि आने वाले 10-15 दिन में लगातार इसकी चर्चा होगी। आपकी समझ के लिए बहुत आवश्यक है कि आपको स्थिति का पता रहे, क्योंकि हम लोग कई बार जानते नहीं है। अब आपको डेली लगेगा कि कोई टैंकर आ रहा है और कोई प्लांट खाली हो गया है, कोई बंद हो गया है, तो समझ में रहेगा सबके, तो आसानी रहेगी। 2 प्लांट इन 6 में से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के हैं, जिनके टैंकर पीछे झारखंड से आते हैं। ट्रक में वो ऑक्सीजन आती है और ट्रक में वो बाकायदा टैंकर के माध्यम से वो टैंक में खाली की जाती है और उस टैंक से सिलेंडर भरने का काम किया जाता है। एक दिन में 700-800 सिलेंडर वो प्लांट भरता है। 10 MT कम से कम वो एक दिन में ऑक्सीजन प्रयोग करता है। तो 20 MT का एक टैंकर अगर आता है तो 2 दिन में वो प्लांट चल पाता है। एक टैंकर 2 दिन में चाहिए उसे पूरे 24 घंटे चलने के लिए। हमारे 2 प्लांट चल रहे हैं चंदौली में, तो हमें एक टैंकर डेली चाहिए वहां के लिए। एक टैंकर डेली नहीं आएगा तो पीछे की सप्लाई रुक जाएगी और सप्लाई से हमारे सिलेंडर की बोटलिंग रुक जाएगी, सिलेंडर बनने बंद हो जाएंगे, हॉस्पिटलों में क्राइसिस हो जाएगा। तो डेली एक टैंकर चाहिए हमें। 3 शहरों में किया गया है, उसमें वाराणसी एक है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में और बाकी केंद्र सरकार के निर्देशन में इतनी बड़ी व्यवस्था यहाँ पे होने जा रही है जो अनप्रेसिडेंटेड है, अनपैरेलल है, जो आज तक पास्ट में कभी नहीं हुई। 250 के बेड तो चले कभी कभी इमरजेंसी में, पर 1000 बेड का हॉस्पिटल, वो भी 15 दिन में चालू हो जाए। आज ऑलरेडी सामान उनका आना शुरू हो गया है, आज आना शुरू हो जाएगा। उसकी कोऑर्डिनेशन के लिए पूरी कमेटी बन गई है। एडीएम सिटी साहब और डीसीपी साहब को कोऑर्डिनेशन देके उसकी सीवरेज लाइन को जोड़ने का काम नगर निगम करेगा, उसकी बिजली की लाइन को जोड़ने का काम पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम करेगा। उसकी एनओसी बीएचयू से जारी हो गई है, उसमें लॉन्ड्री का काम है, बाकी चीजें हैं छोटी मोटी, वो बीएचयू में इंटरनल पूरी होंगी। मैन पावर कुछ बीएचयू देगा, कुछ सीएमओ साहब के माध्यम से लगेगी। डेथ सर्टिफिकेट बनाने की जिम्मेदारी सीएमओ साहब की होगी। डेड बॉडी डिस्पोजल है बीएचयू की तरफ से होगा। कई चीजें उसमें छोटी छोटी सारी चीजें ऐड की जा रही हैं। सारे बेड मटेरियल सारे के सारे वो लेके आएंगे। पीएम केयर फंड से इसका पूरा खर्चा होगा और इसके बाद जो भी मटेरियल बचेगा वो सब स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देंगे। हमारे अस्पतालों में काम आएगा बाद में। वो केवल शेड हटा के ले जाएंगे, बाकी सारी चीजें यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को दे जाएंगे, तो हमारे अस्पतालों की सुविधा उससे बढ़ जाएगी बाद में। तो इतनी बड़ी फैसिलिटी लगने जा रही है। हम लोगों के प्रयास अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगवाने के भी हुए। पिछले 1 हफ्ते से हम लोग लगे हुए हैं कि हम अस्पतालों में अपना भी एक ऑक्सीजन प्लांट लगवा लें, जैसे प्राइवेट अस्पतालों में लगा रखा है। लेकिन उसके अलग अलग रेट थे। किसी का रेट 1 करोड़ था, किसी का 1.25 करोड़ था, किसी का 1.5 करोड़ था, किसी का 2 करोड़ था। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेट हैं। कोई साउथ कोरिया की कंपनी की टेक्नोलॉजी है, कोई डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी है, कोई अमेरिका की टेक्नोलॉजी है। और इसके बाद इंस्टॉलेशन में टाइमिंग की दिक्कत है। कोई कहता है मैं 1 हफ्ते में लगा दूंगा तो ज्यादा पैसे लूंगा, कोई कहता है मैं 20 दिन बाद लगाऊंगा तो मुझे कम पैसे में हमारी रेट है। सरकारी व्यवस्था में कई बार ऐसी खरीद मुश्किल हो जाती है। चाहे पैसा मुझे मिल जाए, परंतु 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ जब खरीद करने की बात हो बिना टेंडर कोटेशन के, तो बहुत बड़े क्वेश्चन आते हैं कि हमने ये क्यों खरीदा, ये क्यों नहीं खरीदा। और आपदा तो निकल जाती है, उसके बाद क्वेश्चन शुरू होते हैं और उसके बाद उसको घोटाले के नाम से प्रचारित कर दिया जाता है कि देखिए आपदा में अवसर और अधिकारियों ने किया घोटाला। आज मुझे प्लांट चाहिए। आज भारत में, दिल्ली में, पुणे में, अहमदाबाद में या बेंगलोर में मुझे एक ही प्लांट मिल रहा है और उसकी एक्स प्राइस है और उसको मैं नहीं खरीदूं और 5 दिन वेट करूं
वो मेरे लिए ज्यादा डेंजरस है कि मैं उसका निर्णय लेके, रिस्क लेके ये काम कर दूं। ये बहुत बड़ा डिसीजन है। इस डिसीजन के लिए हमने कई समाज सेवियों से अपील की। कई समाज सेवी, इसमें अच्छी बात है कि काशी के सामने आ गए हैं, जो अपने खर्चे पे प्लांट लगवाने के लिए अस्पताल में तैयार हो गए हैं। और खुशी की बात यह है कि दीनदयाल अस्पताल के लिए 600 LPM के प्लांट का ऑर्डर भी हमने कल प्लेस कर दिया है, 1 करोड़ पेमेंट कर दिया है। शहर के एक बड़े व्यापारी हैं जिन्होंने अपनी जेब से 1 करोड़ का पेमेंट किया है। उस प्लांट का ऑर्डर हो गया है। वो प्लांट 2 दिन के बाद औरंगाबाद महाराष्ट्र से चल पड़ेगा और यहां पे आके मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम 10 दिन के अंदर अंदर चालू हो जाएगा। अगर ये सरकारी सिस्टम में हम लोग करते तो पैसा भी आता, फंड भी आता, पर खरीद मुश्किल होती। सरकारी में जहां कर सकते थे हमने की। हमने डिजास्टर मैनेजमेंट फंड में 400 सिलेंडर बड़े जंबो टाइप के गुजरात से मंगाए, कांदला से, और आज हमारे वो सिलेंडर 400 पहुंच रहे हैं। 400 सिलेंडर खरीदने में हमने कोई देर नहीं की। उसकी प्राइस 9,000 समथिंग थी। उसमें GST देके 42 लाख रुपए की पेमेंट हमने CMO साहब को हैंडओवर किया। CMO साहब ने पेमेंट किया। आज उसकी ट्रांसपोर्ट पहुंचने वाली है। सिलेंडर्स की रोटेशन के लिए भी हमें कमी है। सिलेंडर अपने आप में है, पर 3800 सिलेंडर रोटेट होते रहेंगे तो रिजर्व कब रहेगा? कुछ रिजर्व भी रहे हर हॉस्पिटल के पास 150 का, ताकि क्राइसिस में काम आए। कम से कम सरकारी हॉस्पिटल में हमारे क्राइसिस खत्म हो। तो 400 सिलेंडर बड़े हमने खरीद लिए, वो आज पहुंच रहे हैं। 200 सिलेंडर हमने छोटे खरीदे 8-9 लाख रुपए में, वो हमने विधायक निधि से खरीदे हैं, वो भी हमारे आज पहुंचने वाले हैं। 600 सिलेंडर हमारे पहुंचने वाले हैं। 300 सिलेंडर हमने एक इंडस्ट्री से रिक्वेस्ट की, रामनगर के इंडस्ट्रियल एरिया में 300 सिलेंडर ढूंढवाए, वो 300 सिलेंडर हमने लिए, वो हमारे चालू हो गए हैं। सोनभद्र के इंडस्ट्रियल एरिया से 100 सिलेंडर हमने वहां से मंगवाए, वो भी हमको मिल गए, वो भी कल से रोटेशन में आ गए हमारे। 50 सिलेंडर हमने यूपी गवर्नमेंट से 1000 सिलेंडर की रिक्वेस्ट की थी, पर क्योंकि वहां भी खरीद करनी बहुत मुश्किल है पूरे स्टेट के लिए, 50 सिलेंडर हमको लखनऊ से मिले। वो 50 सिलेंडर भी हमने कबीर चौरा अस्पताल को देके उसका रिजर्व स्टॉक मेंटेन कराया। अब मैंने कबीर चौरा, दीनदयाल अस्पताल, ESI अस्पताल और तीनों अस्पतालों को रिजर्व सिलेंडर दे दिए हैं, ताकि अपने सिलेंडर भरवा के और रखें, कभी भी क्राइसिस हो तो तुरंत लगा लें। उनका स्टॉक बिल्डिंग करा दिया। कल जो क्राइसिस हुई उसकी वजह से हमने रीवा मध्य प्रदेश में एक फैक्ट्री ढूंढी प्लांट ऑक्सीजन का, वहां मेरे 150 सिलेंडर भरने के लिए भेजे, वो थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं वापस। इसी प्रकार से सिलेंडर जो हमने रोटेशन में लिए थे वो वहां से भर के आ जाएंगे। 300 सिलेंडर आज पता लगा एक फैक्ट्री में बिहार में किसी के पड़े हैं, वहां से हम लोग लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह भी हम संसाधन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इतने ऑक्यूपाइड हैं काम में कि अधिकतर चीज बता नहीं पा रहे। पर लगभग 1000 सिलेंडर का इंतजाम हम लोगों ने पूरा घेर घार के किया है। अगर सरकारी रिजर्व पूरा हो जाता है तो इन्हीं सिलेंडर्स को पब्लिक की रोटेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। और 500-400 सिलेंडर अगर हम पब्लिक की रोटेशन के लिए 2-3 दिन में उतार देते हैं शहर में, तो काफी लोग ऐसे जिनको घरों में सिलेंडर की आवश्यकता महसूस हो रही है, उनके इलाज की अच्छी व्यवस्था हो सकती है। तो हमारा प्रयास है कि कोई सोर्स हम लोग ढूंढ के, मैंने हमीरपुर में सोर्स ढूंढा है, हमारी गाड़ी आज हमीरपुर के लिए तैयार हो रही है कि वन टाइम हम 400-500 सिलेंडर भर लाएं, तो वो शहर में रोटेट होते रहें। बाद में हम लोग रोटेशन में कहीं ना कहीं से करते रहेंगे, और वन टाइम यूज हो जाए कम से कम। तो अगर सिलेंडर की रिजर्व अस्पतालों में पूरी हो गई तो हम कोशिश करेंगे कि शहर में भी रोटेशन के लिए जनरल पब्लिक के लिए भी सिलेंडर उपलब्ध करा सकें। गवर्नमेंट तो नहीं कर पाएगी, विभाग तो नहीं कर पाएगा, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से किसी न किसी प्राइवेट चैरिटेबल हॉस्पिटल के माध्यम से उसको करा लेंगे। चाहे मारवाड़ी अस्पताल है, चाहे आनंदमयी अस्पताल है, चाहे रामकृष्ण मिशन अस्पताल है, किसी न किसी से टाइप करके उनके माध्यम से पब्लिक को दिलवाने की कोशिश करेंगे। उसके ऊपर भी काम चालू हो सकता है, 1-2 दिन के अंदर ही उसमें सफलता मिल जाए। IDO का सेटअप के लिए कर रहे हैं, सिलेंडर्स के लिए कर रहे हैं। BHU में और कैंसर अस्पताल में जहां पे LMO के प्लांट हैं, ऑलरेडी ऑक्सीजन अवेलेबल है, वहां भी बेड बढ़वाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन जहां पे है वहां बढ़ाए गए। BHU में पहले केवल एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चलता था, 366 बेड की मैक्सिमम कैपेसिटी थी वहां पे। उसके बाद ट्रॉमा सेंटर, आपको याद होगा हम लोग सब गए थे 4-5 दिन पहले, उनसे बात हुई। ट्रॉमा सेंटर का आधा पोर्शन, उसमें ऑलरेडी एक LMO का प्लांट है, तो आधा पोर्शन दे के 124 की कैपेसिटी लगभग है, उसमें आधे पोर्शन की 112 की, 112 में से 90 बेड वो देने के लिए तैयार हो गए। 60 ऑलरेडी चल रहे हैं, 2 दिन से चल रहे हैं, और बाकी 30 भी आजकल में चल जाएंगे। तो 90 बेड ट्रॉमा सेंटर में तैयार हो गए। ये इसलिए हो गया कि LMO है, हमने इंजर्ट किया कि आपके पास ऑक्सीजन है तो आप चालू करिए, और चंदौली पे डिपेंड नहीं रहेंगे। इसी तरह कैंसर अस्पताल को हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने अपने पेशेंट्स को शिफ्ट किया। 124 के आसपास उनके बेड हैं, तो उन्होंने अपने कुछ पेशेंट्स BHU वाले फैसिलिटी में शिफ्ट किए, कुछ दूसरे वार्ड्स पे किए। 100 बेड चलाने के लिए वो भी एग्री हो गए।
और कल तक उनके 60 बेड चल रहे थे, आज 75 वहां पे मरीज भर्ती हैं। ये भी डिपेंड नहीं है चंदौली पे, इसलिए यहां भी 100 बेड की कैपेसिटी जनरेट कराई और वो अस्पताल के लोग बहुत पॉजिटिवली सामने आए शहर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, तो वो 100 बेड भी एक्स्ट्रा ऐड करवाए गए हैं पिछले एक हफ्ते में, जो पहले हमारे कहीं पाइपलाइन में नहीं होते थे। हम सोचते थे कैंसर वाला हमको छेड़ना नहीं चाहिए, एक सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी है वो, बट वो भी बेड ऐड हुए। कुल मिला के इस तरह के प्रयास चालू हैं। और मैनेजमेंट के लिए जहां तक बात है, तो क्योंकि पॉजिटिव कर्मचारियों के आने जाने का सिलसिला भी चालू है, तो टेस्टिंग है उसको भी बढ़ाया गया है। लैब टेक्नीशियन बीएचयू की लैब को जरूरत है वो दिलवाए गए। वहां पे रिपोर्ट 4-5 दिन में आ रही है। उनको एक आरएनए एक्सट्रैक्टर मशीन की जरूरत थी, वो श्री ए के शर्मा जी जो यहां बैठे हैं उनके माध्यम से, सीएसआर के माध्यम से 2 आरएनए एक्सट्रैक्टर मशीन खरीद ली गई हैं। आज डिस्पैच हो रही हैं, 2-3 दिन में पहुंच जाएंगी। अगर आरएनए एक्सट्रैक्टर मशीन आ गई तो दूसरे दिन ही रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, जो सैंपल उनकी प्रोसेसिंग तेज हो जाएगी। एक बीएचयू को दी जाएगी, एक कबीर चौरा को दी जाएगी। सैंपल के रिजल्ट लगभग 1 दिन के इंटरवल में आने लगेंगे। वो मशीन भी इनके पास नहीं थी, सैंपल में टाइम लग रहा था। पूल सैंपल करने बंद कर दिए गए थे, क्योंकि पूलिंग में एक भी सैंपल पॉजिटिव आ जाता है तो दोबारा रोटेशन लगती है। वो मशीन भी खरीदी गई है सीएसआर में, इन्हीं के शर्मा जी के माध्यम से। और भी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट कई ऐसी है जो पूरी की गई है। HFNC मशीन हमारी 10 आके ऑलरेडी इंस्टॉल हो गई हैं। 5 बीएचयू में हमने इंस्टॉल करवाई, 5 हमने कैंसर अस्पताल में इंस्टॉल करवाई। 25 HFNC मशीन और आ गई हमारे पास, वो आज हम और इंस्टॉल करवा रहे हैं। हमारे पास 21 वेंटिलेटर थे जिनमें HFNC मोल्ड नहीं था। एक डीह्यूमिडिफायर मशीन लगती है 70,000 रुपए की, हमने 21 मशीनों में विधायक निधि से वो डीह्यूमिडिफायर लगवा के उनको HFNC मोड पे कन्वर्ट कर दिया। 14 मशीन हमने उनमें से दीनदयाल अस्पताल से भेजी हैं बीएचयू में, कल ट्रॉमा सेंटर में नई फैसिलिटी चालू हुई है। और बची हुई हमारी 7 मशीन है वो दीनदयाल में जुड़ गई हैं। दीनदयाल में पहले 17 मशीन थी, अब 7 और जुड़ गई उसमें। तो ये भी प्रयास हमारे चालू है। साथ ही साथ और भी जो मशीनें आ रही है हमारे बिहार पे, हेरिटेज हॉस्पिटल चलता है तो हम उनको भी कुछ रिसोर्स देंगे और बाकियों को भी देंगे। इसी तरह रेमडेसिविर की जो व्यवस्था है, स्टेट गवर्नमेंट से 500 रेमडेसिविर अलॉट होती है 5-6 दिन के इंटरवल में। लेकिन श्री ए के शर्मा जी का एफर्ट है कि इनके माध्यम से कुछ कंपनी वाले जानने वाले हैं पूरे देश में, उनके केवल पर्सनल रेफरेंस है, पर्सनल कॉन्टेक्ट से लगभग 2000 रेमडेसिविर हमें हर 3-4 दिन में प्राप्त हो जाती है। जो डिस्ट्रिक्ट का अलॉटमेंट कोटा है स्टेट का, उसे 4 गुना है और हर 3-4 दिन में आ जाती है। जितनी अवेलेबिलिटी यूपी में, वाराणसी में रेमडेसिविर की है, इतनी कहीं भी नहीं है। और उसका नतीजा यह कि 500 जैसे ही आती है, जैसे कल आई हमारी, तो वो सरकारी अस्पतालों में बांट देते हैं। बची हुई 2000 आती है, उनको हम लोग प्राइवेट अस्पतालों में जहां मरीज इलाज करा रहे हैं उनको बांटते हैं। अब अस्पतालों को हम एडवाइजरी जारी करा रहे हैं। 2-3 दिन पहले एमसीआई ने एडवाइजरी जारी की है कि रेमडेसिविर ओवर द काउंटर ड्रग नहीं है, इसको कोई ओवर द काउंटर कोई अपनी दुकान में नहीं बेचेगा। ये एक रेगुलेटेड सप्लाई की ड्रग है और इसको अस्पताल में डॉक्टर के सुपरविजन में ही दी जा सकती है। ये नहीं है कि डॉक्टर लिख दे और घर में कोई भी इंजेक्शन लगवा ले। इसके किडनी पे और इसके लिवर पे साइड इफेक्ट होते हैं। अगर किसी पेशेंट की ऑलरेडी वो प्रॉब्लम है और उसको दे दी रेमडेसिविर, तो कोविड तो ठीक हो जाएगा और नई ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी जो जिंदगी भर चलेगी। उसके पहले ब्लड टेस्ट करवाने होते हैं। यही रेमडेसिविर 20 दिन पहले कोई भी डॉक्टर लगवाता था तो पहले ब्लड टेस्ट का 1 दिन इंतजार करता था। सीएमओ साहब को पता होगा, 1 दिन पहले ब्लड टेस्ट का इंतजार करता था कि इस पेशेंट का ब्लड ये रिपोर्ट के आधार पर ये लेने लायक है भी कि नहीं है, और तब रेमडेसिविर उसको लगाई जाती थी। रेमडेसिविर का इंजेक्शन मिक्स करके बोतल में लगाया जाता है, सिंपल इंजेक्शन नहीं होता। डॉक्टर के सुपरविजन में सारे पैरामीटर्स के बाद ये लगाया जाता था। ऑक्सीजन सैचुरेशन 80% से नीचे जाती थी तब लगाया जाता था। लंग्स की सीटी या एक्सरे देखने के बाद लगाया जाता था। कई डॉक्टर्स ने इसको इतना ज्यादा प्रचारित कर दिया है कि ओवर द काउंटर जैसे हम लोग नॉर्मल इंजेक्शन लिखते हैं उस तरह लिखना शुरू कर दिया है। आज हम लोग सीएमओ साहब का लेटर सर्कुलेट करा रहे हैं पूरे शहर में। 2 हॉस्पिटल्स को हमने नोटिस भी भेजा है। एक शुभम हॉस्पिटल है खजूरी में और एक पॉपुलर हॉस्पिटल है। उन्होंने ओवर द काउंटर मरीजों को अपने पर्चों पे लिख लिख के देना शुरू कर दिया था रेमडेसिविर 6 वायल, बिना किसी मेडिकल सुपरविजन के, एमसीआई की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए। हम बाकी अस्पतालों को भी एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि आपको आवश्यकता हो केवल उतने मरीजों को रेमडेसिविर लगाएं। अगर आपने मरीज को नई बीमारी देके घर भेज दिया और वो उसको 2-3 महीने बाद पता लगेगी कोविड के बाद,
तो वो बेचारा अपने लिवर का और किडनी का इलाज कराता रहेगा पूरी जिंदगी। इसलिए बड़ी सख्ती के साथ सभी हॉस्पिटल्स को एडवाइस दी जा रही है कि रेमडेसिविर का प्रयोग बहुत सेलेक्टिव तरीके से करें, सारे मरीज के पैरामीटर देखने के बाद करें, ओवर द काउंटर घरों के लिए प्रपोज ना करें। इसके जो रिजल्ट हैं वो भी बहुत ज्यादा प्रमाणित नहीं है। ये भी कई बार साइंटिफिक स्टडी में आप कोई भी यूट्यूब उठा के देख लीजिए, इसके रिजल्ट प्रमाणित नहीं है, फिर भी लोग दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं, रिक्वायरमेंट है तो हमें भी देनी पड़ रही है मजबूरी में। प्लांट उसके लिए क्या कर रहे हैं? और दूसरा, जो कल ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा है सवेरे, तो इसके लिए आपकी तरफ से क्या कुछ स्पेशल एफर्ट्स लगाए गए? जैसे कि आपने बताया कि वहां से एक पुलिस का स्कॉट करना पड़ा, पुलिस को लाया गया, आगे भी इस तरीके की व्यवस्था जारी रहेगी? मैं बताता हूं आपको, 2-3 तरह की चीजें पिछले 2-3 दिन में हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो हमने 400 खाली सिलेंडर खरीदे हैं, इसके लिए भी रेलवे की हमने 2-3 रैक बुक की थी। रैक नहीं, मतलब 2-3 बोगी बुक की थी। विशेष रेलवे ने उसके प्रबंध किए थे उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। बाई चांस हमारे सप्लायर ने वो ट्रक पे लोड करवा दिए थे और उसका ये फोन आ गया कि अब ये बाई रोड पहुंच जाएगा तो भी उतने ही टाइम में पहुंचेगा, और रेलवे में जाएगा, रेलवे से आएगा तो भी उतने में पहुंचेगा। तो हमने बाई ट्रक मंगा लिया। नहीं तो आपको याद होगा 3-4 दिन पहले एक न्यूज चली थी कि खाली सिलेंडर लेके एक रैक वाराणसी पहुंचेगी कांडला से। ये सिलेंडर कांडला से आए हैं जहां पे जहाज का बड़ा पोर्ट है। इसकी व्यवस्था रेलवे के द्वारा थी, रेलवे की रैक की व्यवस्था थी। लास्ट मिनट पे कैंसिल करनी पड़ी। बाई रोड वो सिलेंडर अब हमारे यहाँ पहुंचने वाले हैं, वो टाइम पे पहुंच जाएंगे। दूसरी बात जो आपने कही टैंकर की, टैंकर का एस्कॉर्ट हमें इसलिए लगाना पड़ता है कि कई चेक पोस्ट पड़ते हैं रास्ते में। कई बार शहर में नो एंट्री होती है ट्रकों के लिए दिन में, कई बार हम लोग चेकिंग के नाम पे रोक लेते हैं, और तो और हमारे शहर में ही नो एंट्री लगी रहती है, तो कई बार अनजाने में बाहर ही रुक जाता है टैंकर। न वो टैंकर वाला बोलता, न पुलिस वालों को पता होता, और कोई समाधि नहीं होता वहां पे। इसलिए हम लोग एस्कॉर्ट की व्यवस्था करा रहे हैं। एक टैंकर आज भी हमारा आ रहा है, उसकी भी एस्कॉर्ट हम भेज रहे हैं, अन्नपूर्णा गैस एजेंसी का है वो, और उसकी भी एस्कॉर्ट हमारी बिहार तक जाके आधे रास्ते से उसको एस्कॉर्ट करके लेके आएगी। तीसरा, हमारी एक विशेष स्पेशल ट्रेन चलाई गई, ऑक्सीजन ट्रेन, रेलवे के और यूपी गवर्नमेंट के एफर्ट से, और वो बोकारो स्टील प्लांट जाती है, जो सेल का स्टील प्लांट है बड़ा, और वहां पे आइनॉक्स गैस एजेंसी का प्लांट है। वो स्टील के प्लांट से गैस निकलती है। यूपी गवर्नमेंट ने कई खाली टैंकर इकट्ठे करके ट्रेन पे चढ़ा के खाली टैंकर भेजे, और वो ट्रक भर के अब ट्रेन पे चढ़ के 12 बजे रवाना हो चुके हैं बोकारो से, और करीब रात को 11-12 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। पहली राउंड में 3 ही खाली ट्रक उस पे गए हैं। यूपी गवर्नमेंट ने 7 ट्रक उसमें इकट्ठे किए थे, पर 4 ट्रक की हाइट ज्यादा निकल गई, क्योंकि कई पुल पार करने पड़ते हैं ट्रेन को। उसकी हाइट रेस्ट्रिक्शन की वजह से 4 टैंकर जा नहीं पाए। वो 4 टैंकर फिर मोदी नगर वगैरह भेजे गए भरने के लिए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। 3 टैंकर पास हुए उस टेस्ट में, तो 3 टैंकर भरने गए हैं। उस ऑक्सीजन ट्रेन में हमें वाराणसी को भी एक टैंकर अलॉट हुआ है। अभी कमिश्नर पुलिस साहब और हमारे एडीआरएम साहब, वो सारे लोग स्टेशन गए थे। वाराणसी कैंट स्टेशन पे ही मालगोदाम यार्ड में एक नया रैंप बनाया गया है, पहले था ऑलरेडी, उसको ठीक ठाक कराया गया है। वहां वो टैंकर चढ़ने उतारने की व्यवस्था की गई है। वाराणसी के लिए भी हो सकती है, आसपास के डिस्ट्रिक्ट के लिए भी हो सकती है। वहां पे कोई भी ट्रेन अगर भविष्य में भी आएगी जाएगी, तो उस ट्रेन से हम लोग सिलेंडर उतार सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। भरा भरा ट्रक होगा हमारा, इसमें हमारी ट्रक की ट्रांसपोर्टेशन का टाइम बचेगा, और इतनी जगह एस्कॉर्ट करना पड़ता है, जाम लगा रहता है, वो टाइम बच जाएगा। ये जो ट्रेन है, ये ग्रीन कॉरिडोर की ट्रेन है, रेलवे के द्वारा भी इसको प्रायोरिटी मिलती है, चाहे सवारी गाड़ी हो चाहे मालगाड़ी हो, ये सबको बाईपास करके आगे तेज जाती है। तो ये बोकारो कल सुबह तो निकली थी, करीब 9-10 बजे लखनऊ से निकली थी, और आज वापस भी पहुंच जाएगी रात को लखनऊ। तो इतनी जल्दी फास्ट मूवमेंट ट्रेन का किया जा रहा है। हम लोग जो मैक्सिमम एलोकेशन हमारा ऑक्सीजन ट्रेन के माध्यम से होगा, हम उसको भी लेने की कोशिश करेंगे, और एस्कॉर्ट कराना पड़ा किसी टैंकर को तो वो भी कराएंगे। और भविष्य में अगर सिलेंडर वगैरह की व्यवस्था के लिए रेलवे की मदद या आवश्यकता होगी बाकी इंडस्ट्री की, तो वो भी लिया जाएगा। तो आज जो भाई साहब पहुंच रहा है, इसमें एक टैंकर अपने को मिलेगा? हाँ, अच्छी बात यह है कि वाराणसी को आज 2 टैंकर मिल रहे हैं। एक हमारा बाई रोड आ रहा है, वो लगभग हमारा चला है अभी सुबह 10 बजे बोकारो से, और 15 घंटे लगते हैं। कल के ड्राइवर की मैं प्रशंसा करना चाहूंगा, सुरेश नाम का ड्राइवर है, और जब वो टैंकर चला था तो केवल हमें यह पता था कि कौन सी गाड़ी में अलॉट हुई है। उसके ड्राइवर का जानकारी की कि 2:30 बजे लगभग मैंने उससे बात की थी, जब मैं कैंसर अस्पताल के विजिट पे था।
और ड्राइवर को मैंने मोटिवेट किया कि आपके 2 घंटे बचाने की वजह से कई मरीजों की जान यहाँ बच सकती है, क्योंकि आज हमारे बहुत बड़ा संकट है वाराणसी में, नए पेशेंट एडमिट होने बंद हो गए हैं। किसी भी हॉस्पिटल को शिफ्ट करने की नौबत आ सकती है, हम नहीं जानते किस हॉस्पिटल को शिफ्ट कराना पड़ जाए, किसकी ऑक्सीजन पहले खत्म हो जाए। मैंने रात को सब अस्पतालों को फोन करवाया था 9 से 11 बजे के बीच में। एनपी सिंह साहब ने कई फोन किए, डॉक्टर संजय राय ने आधे फोन किए कि किसी भी अस्पताल को रात को पेशेंट शिफ्ट करने की नौबत आ रही हो तो अभी हमको बता दो, अभी शिफ्ट करा देंगे, आधी रात को मत बताना। हालांकि एक आध अस्पताल ने आधी रात को भी तंग किया, लेकिन उस ड्राइवर की प्रशंसा करनी होगी। प्रतापगढ़ के वो रहने वाले हैं, सुरेश नाम का ड्राइवर है, कि वो 12.5 घंटे में उस टैंकर को वाराणसी लेके आया नॉन स्टॉप। 15 घंटे की जर्नी 12.5 घंटे में करके उसने टैंकर 3 बजे लगा दिया यहाँ पे, और सारी हमारी ऑफलोड हो गई 1 घंटे में। 4 बजे हमारा प्लांट चालू हो गया, जो अदरवाइज हमारा सुबह 6-7 बजे जाके चालू हो पाता। अब भविष्य में आपने एक प्लांट का भी पूछा, एक ऑलरेडी हमारा ऑक्सीजन प्लांट एसएसपीजी कबीर चौरा हॉस्पिटल में स्टेट गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार को प्रस्तावित कर रखा है। स्टेट गवर्नमेंट ने 10-12 प्लांट है, स्टेट गवर्नमेंट ने वो केंद्र सरकार को प्रस्तावित कर रखा है, और वो किसी केंद्र सरकार के फंड से लगेंगे। मोस्ट प्रोबेबली वो पीएम केयर फंड होगा, उससे वो प्लांट लगना था। लेकिन अभी उसकी मॉडलिटीज तय नहीं हो पाई हैं कि कौन सी कंपनी लगाएगी, कब लगाएगी। शायद उसका टेंडर वगैरह की प्रोसेस चल रही है, परंतु उसमें टाइम लगने की संभावना है। दीनदयाल अस्पताल के लिए कोई प्रपोजल नहीं था गवर्नमेंट का, तो दीनदयाल अस्पताल के लिए हमने समाज के लोगों के सामने बात रखी कि हमें इन वित्तीय चीजों में दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियल चीजों में दिक्कत आ रही है। पैसा हमारे पास विधायक निधि में है, माननीय सभी विधायक जितने भी शहर के उन्होंने बहुत कोऑपरेटिव रवैया अख्तियार किया है। माननीय अशोक धवन जी की विधायक निधि से 25 लाख में हम ऑलरेडी 10 HFNC मशीन दीनदयाल अस्पताल में खरीद चुके हैं, इंस्टॉल हो रही हैं आज, और बाकी हॉस्पिटलों को भी देने के लिए 25 और ले ली हमने। और माननीय नीलकंठ जी ने, माननीय रविंद्र जायसवाल जी ने, माननीय सौरभ जी ने, माननीय लक्ष्मणाचार्य जी ने, कई ऐसे माननीय विधायकगण MLC गण हैं जिन्होंने अपनी विधायक निधि 1-1 करोड़ प्रपोज कर दी है कि जिले को कोई भी साधन चाहिए तो ले लें। RNA मशीन हमारी जो है BHU के लिए बाई चांस CSR में मिल गई हमें, और यहाँ का प्लांट वित्तीय वजह से दीनदयाल अस्पताल का हमें एक प्राइवेट दानदाता के माध्यम से मिल गया। वो प्लांट ऑर्डर हो चुका है, पेमेंट हो चुका है, आज रात को या कल वो ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, 3-4 दिन में पहुंच जाएगा। उसकी इंस्टॉलेशन का सिविल वर्क हम आजकल में शुरू करने जा रहे हैं दीनदयाल अस्पताल में। मोस्ट प्रोबेबली 1 वीक या 8 दिन में शायद दीनदयाल अस्पताल में हमारे खुद के प्लांट की बनी हुई ऑक्सीजन मिलने लग जाए। जी, तो इसमें से जो 3800 अपने को मिल रहे हैं डेली, मतलब वाराणसी को, तो ये टैंकर जो आता है ये सिर्फ एक प्लांट पे आता है या पूरे के पूरे 5 प्लांट, पूरे के पूरे 6 प्लांट पे तो एक साथ सप्लाई देता है, उनसे अपनी बॉटलिंग होती है? ये 6 प्लांट में 2 प्लांट ऐसे हैं खाली जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन लगती है और जिनके टैंकर बाहर से आते हैं। एक मेडिटेक का प्लांट है और एक अन्नपूर्णा का प्लांट है, दोनों रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया में है। केवल इन 2 के लिए टैंकर चाहिए, बाकी 4 जो है वो हवा से ऑक्सीजन बनाते हैं। वो हवा से ऑक्सीजन बनाने वाले छोटे प्लांट होते हैं, उनकी छोटी कैपेसिटी है। एक प्लांट की तो 150 की कैपेसिटी है, किसी की 400 की है, किसी की 600 की है, किसी की 800 की है। जो हमारा लिक्विड मेडिकल वाला प्लांट होता है उसमें जब हम टैंकर लाके डालते हैं तो वो 800 सिलेंडर एक दिन में बनाता है और वो 10 टन कंज्यूम कर देता है ऑक्सीजन। तो वो 20 टन का टैंकर हमारा 2 दिन में कंज्यूम हो जाता है। तो खाली 2 ही ऐसे प्लांट हैं जिनको हमें टैंकर देने पड़ते हैं। एक मिर्जापुर में जो हमने खोजा है उसको हमने BHU की सप्लाई काट के, जैसे आज 4 टन वहां भी माल डलवाया हमने ऑक्सीजन का, तो वहां अगर वो ऑक्सीजन दे देगा सिलेंडर तो 4 टन में करीब 400 सिलेंडर वहां बन जाएंगे। तो मिर्जापुर, सोनभद्र वगैरह वहीं ले लेंगे, यहाँ आके हमें तंग नहीं करेंगे, हमारे कोटे में से नहीं कटेंगे। और 3800 सिलेंडर बनारस को नहीं मिल रहे हैं, 3800 सिलेंडर तो टोटल बन रहे हैं वहां पे। 3800 में से कभी 3400 मिलते हैं, कभी 3000 मिलते हैं, कभी 2800 मिलते हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट में कहीं डिमांड आ गई, बाकियों में पेशेंट मरने लगे, बाकियों में ऑक्सीजन खत्म हो गई तो बोले जाते हैं। कल सुबह सुबह मेरे पास फोन आया मिर्जापुर से, वहां के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में खत्म हो रही थी सप्लाई, 150 बोले गए। कल जौनपुर से फोन आया, वो ले गए। आज आजमगढ़ से आया, वो ले गए। तो कोई भी ले गया तो यहाँ की कमी पड़ जाती है। अब उनको भी मना नहीं कर सकते, उनके पेशेंट बेचारे मरने के कगार पे हैं। तो हम लोग बड़ा डेलिकेट बैलेंस है ये कि हम अपने पेशेंट को बचाएं कि उनके पेशेंट को बचाएं, और हम कहां से लाएं। बहुत बड़ी कैलकुलेशन चलती रहती है हमेशा इसकी 24 घंटे, और उसी में थोड़ा सा उलझाव ज्यादा रहता है 2-3 अधिकारियों को। भाई साहब धन्यवाद। लेकिन बनारस की डेली की अपनी डिमांड इस समय कितनी है? और बस इसी के साथ धन्यवाद। आप रफली ये मानिए बनारस की आज की डिमांड 6000 सिलेंडर की है। अगर घरों में मरीज जो है, अस्पतालों में मरीज जो है, वो सारे संतुष्टि के साथ अपना ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करें, और हर अस्पताल 10-10, 20-20 की रिजर्व कैपेसिटी भी रख ले कि उन्हें दौड़ना ना पड़े 1 मिनट में गाड़ी उठा के। लगभग 6000 सिलेंडर पर डे हमारे पास हों
तो हम कंफर्टेबल हों, लेकिन इसमें हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। केवल ऑक्सीजन प्लांट अगर हम नए लगा लें खुद के अस्पतालों में, वो अकेली सिंगल मदद है। इसके अलावा लिक्विड मेडिकल आती रहे हमारी, और ये जो है कैपेसिटी वो बनती रहे। बोटलिंग कैपेसिटी का प्लांट लगाने में 1.5 महीना लगता है, वो भी हमने मालूम किया था, वो बहुत लंबा समय है। वो बोटलिंग कैपेसिटी जो हवा से ऑक्सीजन बनाएगा कोई प्लांट और सिलेंडर भरेगा, तो 1.5 महीना उसके इंस्टॉलेशन में चाहिए कम से कम। इतने में शायद हमारा क्राइसिस ही पूरा हो जाए ये कोरोना वाला, इसलिए वो एक लंबा काम है। उस कैपेसिटी को बढ़ा नहीं पा रहा है पूरे देश में, यूपी में या किसी भी शहर में, वो बड़ा सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है। और गवर्नमेंट जो है बेसिकली इसी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम में है कि ये कैपेसिटी देश में पूरी लिमिटेड है, ये रातों रात खड़ी नहीं हो सकती। ये ऐसी बड़ी चीज अचानक से आ गई है कि हर पेशेंट को ऑक्सीजन चाहिए, नहीं तो नॉन ऑक्सीजन वाले पेशेंट होते तो जैसे मैंने बताया 3-4 हजार भी हमारे यहाँ एडमिट होते अलग अलग अस्पतालों में, तो हमें दिक्कत नहीं आती। वाराणसी को सप्लाई देते हैं, लेकिन अब वो भी समस्या 3-4 दिन से बढ़ गई। पहले अधिकतर सप्लाई इसकी वाराणसी आ जाती थी, अब चंदौली में खुद के केस बढ़ने लगे। चंदौली के केस बढ़ गए तो वहां का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भरने लगा, वहां के प्राइवेट हॉस्पिटल भरने लगे, उनको भी जरूरत होगी ऑक्सीजन की। इसके बाद जौनपुर में अभी रिसेंटली 4-5 दिन से केस बढ़ने लगे। जौनपुर में कोई प्लांट नहीं है, वो चंदौली से लेने लग गए। आजमगढ़ में एक प्लांट है छोटा सा, वहां कल 1-2 दिन से दिक्कत आ गई, आजमगढ़ के लोग लेने लग गए। मिर्जापुर में भी एक प्लांट बंद पड़ा था, वाराणसी के ही सहयोग से उस प्लांट को भी लकीली चालू कराया गया। 1 हफ्ते पहले वो 7वां प्लांट ढूंढा गया मिर्जापुर में, और वहां भी वो प्लांट हमने टैंकर अरेंज करके चलवाया। हालांकि 2 दिन से वहां टैंकर नहीं मिल पाया, वो प्लांट बंद पड़ा है 2 दिन से। आज हमने एक टैंकर BHU का काट के वहां पे भेजा, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, खाली नहीं हो पाया, तो आज रात को और कोई टैंकर आएगा तो आधा वहां डलवा के मिर्जापुर को चलवाएंगे, ताकि मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही ये डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर से ही लेते रहे और चंदौली ना आए। केवल चंदौली में दूसरे डिस्ट्रिक्ट को आने के रोकने के लिए हमें दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन का मैनेजमेंट करना पड़ रहा है, क्योंकि उन डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है कि इतने केस कम है या जो भी केस है, तो वो अपना रुख रख पाते हैं, नहीं रख पाते, उनकी डिमांड पूरी हो पाती है, नहीं हो पाती। पर चंदौली में कोई भी डिस्ट्रिक्ट बाहर का आता है चल के, तो वाराणसी की सप्लाई कट होने लगती है। अब चंदौली में सारे मिला के 3250 सिलेंडर पर डे बनाने की कैपेसिटी थी, उसमें थोड़ा और मेहनत की गई। कोई प्लांट 18 घंटे चलते थे, उनको 24 घंटे चलवाया, और कुछ और मेहनत करके इसी तरह उसको अब हम 3800 सिलेंडर पर डे पे ले आए हैं। 3800 सिलेंडर पर डे लगभग वो बनाते हैं। अब उसमें दूसरे डिस्ट्रिक्ट जिस भी दिन 500-400 सिलेंडर ले गए, तो हमारे सप्लाई पे असर पड़ता है, और हमारी सप्लाई से हमारे अलग अलग हॉस्पिटलों पे असर पड़ता है। जिस भी दिन कोई प्लांट में ऑक्सीजन पीछे से नहीं आई, कुछ भी घंटे के लिए बंद हो गया, तो 1 घंटे में मान लो 3800 सिलेंडर निकलते हैं 24 घंटे में, तो 1 घंटे में 150 सिलेंडर निकलते हैं। 2-3 घंटे भी हमारे 2-3 प्लांट या 1 प्लांट बंद हो गया, और किसी दिन भी 300-400 सिलेंडर नहीं बन पाए, तो उसका असर आ गया हमारे ऊपर। कोई भी असर आता तो उसी दिन तक सीमित नहीं रहता, फिर वो रोटेशन में लगातार चलता रहता है, क्योंकि मेरी क्राइसिस आ गई तो उससे मैंने भर ली, उसकी आ गई तो उससे भर ली, उस हॉस्पिटल में कमी आ गई तो किसी का काट के हमने 20 सिलेंडर उसको दे दिए, तो उसकी सुबह तक आ गई तो उसके काट के किसी और को दे रहे हैं। ये मैनेजमेंट हम लोग पिछले 4-5 दिन से दिन रात पूरी रात कर रहे हैं, पूरी रात, कि उस हॉस्पिटल में पहुंचाओ, उस हॉस्पिटल में पहुंचाओ, उसमें पहुंचाओ, उसमें पहुंचाओ। तो अब डायनेमिक्स पहले ऐसी थी कि हमारी रिक्वायरमेंट कम थी, हमारे केस धीरे धीरे बढ़ रहे थे, हमारा हॉस्पिटलाइजेशन कम था। हमने 600-700 जब हमारे एडमिट हो गए थे लोग, तो हमने सोचा था कि पीक आ गया है, लगभग बस इतने ही हॉस्पिटलाइजेशन रहेंगे। 600-700 से ज्यादा होने लगे तो हमने बेड बढ़ा के 800-900 किए। प्राइवेट हॉस्पिटल हमने शुरू में 6 लास्ट ईयर जोड़ रखे थे, वो 6 दोबारा चालू किए, फिर हमने 6 से बढ़ा के 10 किए, 10 से बढ़ा के 12 किए। बढ़ाते बढ़ाते हम लोग अब 40 हॉस्पिटल पे आ गए हैं, 38 हॉस्पिटल पे आ गए हैं। 38 हॉस्पिटल हमने प्राइवेट इंगेज कर लिए, और 7 हमारे 6 हॉस्पिटल हमारे सरकारी बड़े चल ही रहे थे पहले से। जी नमस्कार। टैंकर हमको मिल रहे हैं 20-20 टन के, तो हमारा आने वाले 3 दिन का स्टॉक पूरा हो जाएगा। मिर्जापुर भी और रामनगर भी हमारे 3 दिन ऑक्सीजन की लिक्विड की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी 4 जो हवा से बनाते हैं वो तो लगातार चल ही रहे हैं। सिलेंडर की संख्या तो वही 3800 रहेगी, चाहे हम ऑक्सीजन 4 दिन के एडवांस में ले आए, चाहे 2 दिन के एडवांस में ले आए, चाहे नेक टू नेक चले। वो सिलेंडर की जो हमारी अवेलेबिलिटी है 3800 से ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी। हालांकि हमने एक आध सोर्स दूसरे डिस्ट्रिक्ट के खोजे हैं जहां से 100-150 एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो जैसे हमने अभी रीवा भेज के 150 सिलेंडर वहां के जिलाधिकारी से, वहां की सरकार से रिक्वेस्ट करके भरवाए, तो 150 आज हमारे बढ़ गए। लेकिन वो रोज रोज तो आएंगे नहीं,
तो इस तरह कभी कभार 100-150 बढ़ गए तो बढ़ गए, उसी 3800 में ही काम चलाना है सबको। ये सबसे बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ा दुख है लोगों का कि घरों में लोगों को जरूरत है सिलेंडर की, हम दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी मजबूरी भी है कि अस्पताल में लेटे हुए लोगों को भी सिलेंडर की जरूरत है। सर ये बीएचसी वाला बेड कब तक बन के तैयार होगा? कौन से? ये बोकारो में आपको याद होगा सेल के बड़े स्टील प्लांट हैं, भिलाई, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, 4 बड़े बड़े स्टील प्लांट हैं। कब तक पहुंच जाएंगे सर? और ये हमारे 15 घंटे लगाते हैं वहां से पहुंचने में। सुबह हमारा टैंकर 10 बजे चला है, तो मुझे लगता है रात को पहुंच जाना चाहिए 1-2 बजे के आसपास। उससे पहले हमारी ऑक्सीजन ट्रेन जो आ रही है वो भी बोकारो से ही चली है, उसमें भी एक टैंकर हमको अलॉट हो रहा है। ये दोनों टैंकर हमें मिल जाएंगे तो आने वाले 3 दिन में लिक्विड की दिक्कत नहीं आएगी, हमारे 2 प्लांट आराम से चलेंगे। कुछ हम इसमें मिर्जापुर भी भरवाएंगे, कुछ हो सकता है आजमगढ़ भी मेडिकल कॉलेज में इसमें से सप्लाई जाए, तो आसपास के डिस्ट्रिक्ट की भी मदद करेंगे, क्योंकि हमारे टैंकर और भी आगे 2 दिन के बाद प्लांट हैं। हम एक साथ ले भी लेंगे तो करेंगे क्या, इसलिए रोटेशन ही बनी रहे हर 2 दिन में, वो ज्यादा आवश्यक है। पूरा प्रयास सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, और जब हमारी टैंकर की आवश्यकता हुई तो केंद्र सरकार में भी कई अधिकारी नहीं सोए रातों रात, राज्य सरकार में भी कई अधिकारी रातों रात नहीं सोए। बहुत बड़े कोऑर्डिनेशन का नतीजा है कि टैंकर टाइम से अलॉट होकर आ गया, क्योंकि टैंकर की संख्या भी लिमिटेड है देश में। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लाने वाले ट्रक भी सीमित हैं, लाने वाले ट्रक वही चक्कर काटते हैं बार बार में, तो ट्रक कहीं रुक गया। जैसे आज हमारा एक एलएमओ का टैंकर मिर्जापुर खाली होने के लिए हमने भेज दिया, तो 8 घंटे एक्स्ट्रा बनारस में उसको लग गए। अब कहीं ना कहीं और उसकी कटौती, कहीं ना कहीं उसकी भरपाई होगी, कहीं ना कहीं लेट पहुंचेगा, आगे भरा हुआ जब वो जाएगा। तो इस तरह कई मजबूरियां आ जाती हैं, ये किसी के हाथ में नहीं है, कोई जानकर के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, पर ऐसी डायनामिक्स है कि थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है इस पूरे प्रोसेस में। अगर वहाँ सामान गिरा, अभी 2 ट्रक सामान आया है, कल मैं गया था, आज सुबह भी गया था। एक चीज जानना चाह रहा था, जो आपने बताया कि वहाँ 250 ऑक्सीजन बेड होंगे या पूरे 1000 की पूरे ऑक्सीजन बेड होंगे बीएचयू में? जो सर बन रहा वो 1000 बेड का होगा। बीएचयू में 250 की 4 यूनिट बनाएंगे, वो टोटल 1000 बेड होंगे, 250-250 के 4 चैम्बर होंगे उसमें। और एक चैम्बर में आईसीयू चलेगा और 3 चैम्बर में बिना आईसीयू के नॉर्मल ऑक्सीजन बेड चलेंगे। कब तक सर पूरा हो जाएगा? आने वाले 12-13 दिन में पूरा हो जाएगा। हाँ, 3 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी उस काम को चलते हुए। ये सामान की सप्लाई को मिला के 15 दिन है, और ये ऑक्सीजन के प्लांट सहित आएगा। तो ये सारी सप्लाई, सब चीजें स्ट्रीमलाइंड है, इनके जो प्लम्बर, मैकेनिक, हर चीज इसकी सारी की सारी डीआरडीओ की तरफ से व्यवस्था हो रही है। जो लोकल सपोर्ट चाहिए तो उसमें नगर निगम है, जल निगम है, बिजली विभाग है, बीएचयू है, पीडब्ल्यूडी है, कुछ सिविल कंस्ट्रक्शन भी होगा, कुछ सीसी रोड की, कुछ कंक्रीट की डीजी सेट रखने के लिए बनेंगे, कुछ इंटरलॉकिंग भी लगेगी, तो हमारे विभाग करके देंगे। सबके लेटर जारी हैं, फंड सबको डिजास्टर मैनेजमेंट से दिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट से। फिलहाल ये विभाग काम करेंगे, बाकी रिइंबर्समेंट हम करेंगे। सर प्राइवेट हॉस्पिटल इस तरह से लूट मचाए हुए हैं, कोई रेट उनके लिए लिमिट किया गया है? तो जैसा मैं बता रहा था कि 3800 की कैपेसिटी हमारी है, उसमें कोई और डिस्ट्रिक्ट ले जाए, हमारी दिक्कत आ जाए, पीछे की सप्लाई की दिक्कत आ जाए, तो इसमें दिक्कतें आ जाती हैं। कल जैसे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का एक टैंकर हमारा, जैसे मैंने बताया, प्रतिदिन आना होता है और हर 2 दिन में एक प्लांट में लगता है। वो टैंकर परसों रात को आना था, और परसों रात को ना आके वो कल रात को 3 बजे पहुंचा, 24 घंटे लेट हो गया। अलॉटमेंट लेट हो गया या भरने में लेट हो गया, जो भी उसके कारण रहे हों, 24 घंटे लेट होने की वजह से हमारा वो प्लांट सुबह कल 10 बजे बंद हो गया, और सुबह 10 बजे से लेकर रात को 3 बजे तक बंद रहा। 3 बजे के बाद 1 घंटा उसका डालने में लगा, तो 4 बजे प्लांट जाके चालू हो पाया। इतनी देर की वजह से ही आपने देखा कि कल 2-3 अस्पतालों के मरीजों को हमको शिफ्ट करवाना पड़ गया। तो ये क्राइसिस है, और क्राइसिस की सिचुएशन में हम लोगों ने इस तरह रिस्पॉन्ड किया। बट ये व्यवस्था मैं जनरल समझा रहा हूं आपको कि कई लोग समझते हैं कि ऑक्सीजन का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, कई लोग समझते हैं हॉस्पिटल का मैनेजमेंट नहीं है, कई लोग समझते हैं सिलेंडर का मैनेजमेंट नहीं है। अब सिलेंडर की डायनेमिक्स भी ये है कि 3800 सिलेंडर जब हमारे आते हैं शहर में, तो अभी हमारे 1600 बेड पे पेशेंट ऑलरेडी अस्पतालों में हैं। 1600 एक अखबार में गलत फिगर कल परसों छप गई थी। हमारे पास 1900 बेड ऑलरेडी अस्पतालों में अवेलेबल है, 43 अस्पतालों में, और 1900 बेड में से 1600 बेड ऑलरेडी ऑक्सीजन युक्त ऑक्यूपाइड हैं। 300 बेड इसलिए यूज नहीं हो रहे कि उन पे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दे पा रहे हम लोग, नहीं तो ऑलरेडी उन्हीं अस्पतालों में ही अवेलेबल है। जैसे दीनदयाल अस्पताल है, दीनदयाल अस्पताल में 115 तक ही हम मरीज एडमिट कर पा रहे हैं। अब तक पीक, अब तक 115 मरीज एडमिट किए हैं, जबकि बेड वहां 203 है। अब इतने हम एक बेड पे लगभग 2.5 सिलेंडर एक दिन में चाहिए होता है। अगर दीनदयाल अस्पताल को 450 सिलेंडर पर डे मिले तो 200 के 200 उसके बेड चल सकते हैं, और 450 सिलेंडर भर के इसको दे दें
तो और हॉस्पिटल रुक जाएंगे। इसी तरह हेरिटेज हॉस्पिटल है, उसमें 125 मैक्सिमम पेशेंट अब तक एडमिट हो पाए हैं। वहां पे ऑलरेडी 150 की कैपेसिटी हमने जनरेट कर रखी है। 60 का और काम चल रहा है पाइपलाइन बिछाने का। 210 बेड के आसपास वो कल तक तैयार हो जाएंगे, पर 125 से ऊपर नहीं चला पा रहे, क्योंकि 210 बेड चलाने के लिए वहां पे 450 सिलेंडर पर डे चाहिए। वो सिलेंडर अवेलेबिलिटी नहीं है गैस की। इसलिए कई लोगों को लग रहा होगा कि अस्पतालों में बेड खाली है, लेकिन अलॉटमेंट नहीं हो रहे, मरीज एडमिट नहीं हो पा रहा। तो थोड़ा सा समझने का फर्क है। ऑक्सीजन युक्त जो बेड हैं वो 1600 पेशेंट हमारे लेटे हुए हैं इस समय अलग अलग अस्पतालों में, उनको ऑक्सीजन देना एक बड़ी प्रायोरिटी है। इसके अलावा नॉन कोविड पेशेंट भी हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, पहले भी चाहिए थी। हार्ट का किसी का ऑपरेशन हुआ है, न्यूरो का हुआ है, किसी का और कोई इशू है, कोई डिलीवरी का इशू है, कई कारणों से ऑक्सीजन डाउन होती है बॉडी में। नॉन कोविड अस्पताल आईसीयू है, छोटे बच्चों का एनआईसीयू है, पीआईसीयू है, इनको भी जरूरत होती है। तो 200-300 सिलेंडर इनके भी चाहिए जो नॉन आईसीयू के पेशेंट हैं। ऐसे अस्पताल हैं जो नॉन कोविड हैं, जो लगातार ऑक्सीजन सप्लाई ले रहे हैं, वो इन 1600 पेशेंट के अलावा हैं। अब सारी सप्लाई इन अस्पताल में लेटे हुए बेड पे पेशेंट्स के लिए आ जाएगी, तो घरों में कुछ लोगों को सिलेंडर की जरूरत पड़ जाए, घरों में नहीं मिल पा रहे हैं। अगर घरों में दे देंगे तो वही गिने चुने 3800 सिलेंडर चाहे घरों में दे दो, चाहे अस्पताल में दे दो, चाहे आईसीयू में दे दो, चाहे हम लोग उसको कोविड में दे दें, चाहे नॉन कोविड में दे दें। अब प्रायोरिटी तय करने में बड़ा इसमें एनर्जी भी खर्च होती है, डिसीजन मेकिंग भी करनी पड़ती है, और आपस में कंपीटिंग डिमांड है सबकी, तो एक बहुत बड़ा बैलेंस बनाने की आवश्यकता पड़ती है। और वो बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि इसको दें, इसको नहीं दें, इसकी रोकें। बहुत बड़ा डिसीजन है ये। इसी के लिए डिसीजन किया गया था कि सारी सप्लाई पहले कोविड अस्पताल के हॉस्पिटल्स और नॉन कोविड अस्पताल के सीरियस मरीजों के लिए पहले सप्लाई आए। पहले हॉस्पिटल में जो आदमी विश्वास करके इलाज के लिए आया है, पहले उसको सिलेंडर मिल पाए। उनको जब पूर्ति हो जाए तो हम पब्लिक को दे पाए। परंतु अभी इस कंफर्टेबल सिचुएशन में हम लोग नहीं है कि पब्लिक और हॉस्पिटल दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। 1600 पेशेंट जैसे मैंने बताया कोविड के हैं, 200-300 पेशेंट नॉन कोविड के भी होंगे, और रफली ये मान लिया जाए कि 500-600 पेशेंट ऐसे भी होंगे जिनको घरों में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी आज की तारीख में। हो सकता है डाटा और भी 200-300 ज्यादा हो, तो रफली मान लीजिए कि 600-700 सिलेंडर, और उस पेशेंट को 2 सिलेंडर एक दिन में चाहिए होते हैं। घर पे कम प्रेशर की ऑक्सीजन चलती है, 1.5 या 2 सिलेंडर से भी काम चल जाता है पर डे। तो 1000 सिलेंडर घर की रिक्वायरमेंट मान लें, 3800 सिलेंडर ये मान लें, और भी मान लें, तो 5000 से भी ऊपर सिलेंडर की रिक्वायरमेंट लगभग बन जाती है। लेकिन ये प्रीशियस रिसोर्स है, अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेचुरल रिसोर्स एक लिमिट के अलावा ला नहीं जा सकता है। पिछली साल जितना अगर कोरोना होता और उसी तरह के सिम्टम होते, उतने पेशेंट होते, तो बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन होती। 1600 पेशेंट किसी भी हद तक अस्पताल में एडमिट करके आप समझिए पिछले साल से 8 गुना ज्यादा काम किया जा रहा है। जनता की तसल्ली इसलिए नहीं हो पा रही, और हम लोग भी ज्यादा इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि चुनौती जो है पिछले साल की बजाय बहुत बड़ी आ गई है। लोगों को काफी यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। धनराशि की एक बड़ी समस्या थी, और इसको परचेज करने के लिए टेंडर कोटेशन में बहुत ज्यादा समय लगने की संभावना थी। इसी समस्या को हम लोगों ने शहर के बड़े व्यापारियों के सामने रखा, तो उसमें एक बड़े समाज सेवी हमारे बीच में आए हैं। श्री आर.के. चौधरी जी, जो यहाँ पे बहुत बड़े एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और हमारे IIA और बाकी हमारे जो इंडस्ट्रियल संगठन हैं उनसे जुड़े हुए हैं। उन्होंने खुद अपनी धनराशि से 1 करोड़ का पेमेंट कल किया है। भविष्य में बचे हुए पेमेंट वो अपनी खुद करेंगे। वो प्लांट उन्होंने ऑर्डर दिया है औरंगाबाद की कंपनी को। यहाँ वाराणसी के कई प्राइवेट हॉस्पिटलों में उसी कंपनी के प्लांट लगे हुए हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं। आज भी एक अस्पताल में वो लगा है। ये 600 LPM का प्लांट है, और लगभग 120 बेड पे ऑक्सीजन की सप्लाई इस प्लांट के माध्यम से हो सकती है। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में 203 बेड हमारे टोटल हैं, 120 बेड पे ये ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगी, तो 120 सिलेंडर्स की हमें बचत होगी, और हम 120 बेड पे इस ऑक्सीजन से और बचे हुए सिलेंडर से बाकी 80 बेड, टोटल 203 बेड हम चला सकते हैं। वर्तमान में 115 से ज्यादा बेड हम नहीं चला पा रहे, और उसकी भी सप्लाई लेने के लिए दिन में 4 बार चंदौली जाना पड़ता है। कुल मिला के अस्पताल की परेशानी कम होगी, सारे बेड यूटिलाइज होंगे, और निर्भरता चंदौली पर न रह के घर में हमारी ऑक्सीजन बन जाएगी। बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। यहाँ जो भी मरीज जाएंगे उनका भरपूर फायदा होगा। काशी में ऐसे लोग हमारे बीच में हैं, इतने बड़े समाज सेवी हैं,
इसकी हमें कदर करनी चाहिए और बाकी समाज सेवियों को प्रेरणा लेनी चाहिए उनसे कि जैसा काम उन्होंने करके दिया है, बाकी हमारे कबीर चौरा या अन्य सरकारी अस्पताल हैं या प्राइवेट अस्पताल हैं, उनमें वो भी ऐसे काम करने के लिए सामने आए। सर, एक सवाल मैंने व्हाट्सएप कॉल करते हैं लोग। तो उस तिलमापुर की घटना जानकारी है क्या? एक एक परिवार के 4-5 लोगों की क्या पुलिस से डेथ हुई है या कैसे? जो 4 सामने घाट पे दाह संस्कार हुआ है और वो किसी को खुद वो प्रॉब्लम हुई है मेडिकल की, वो प्रॉब्लम है क्या? ये तिलमापुर सारनाथ का नहीं, वो नहीं। मेरे को सामने घाट की जानकारी आई है कि 4 डेथ हुई, 4 में पिता की हुई, बेटे की हुई और बेटी और दामाद की हुई। उनकी डेड बॉडी उस बंदे ने जलाई तो वहीं उसको भी मेडिकल प्रॉब्लम हो गई। तो ये जानकारी तो मेरे सामने आई है, वो कोविड नॉन कोविड की जानकारी नहीं है, लेकिन सारनाथ की घटना मेरी जानकारी है। वो तिलमापुर वही वाली होगी सर, वो शायद वही होगी। हाँ वही होगी, वो तो सेम होगी। हाँ वही है। ये बात सामने घाट की है, वो रहने वाले तिलमापुर के होंगे, उसकी जानकारी सामने आई है, उस तक हम पहुंचेंगे, उसकी भरपूर मदद करने की कोशिश करेंगे। उस व्यक्ति के मेडिकल ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता होगी तो हम लोग उसका खर्चा बेयर करेंगे, बाकायदा उसका ट्रीटमेंट कराएंगे, ताकि जो भी परिवार में बचा है कम से कम वो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। कुछ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी उसकी कराने की आवश्यकता होगी तो वो भी हम करेंगे। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्या उनके तरफ से अपील को भी हमको बार बार चलाने की जरूरत है ताकि जनता ज्यादा अवेयर हो, क्योंकि जिस हिसाब से बेडों की स्थिति है, ऑक्सीजन की स्थिति है, उसको देखते हुए अवेयरनेस के लिए क्या उनकी अपीलों को चलाया जाना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपका। नगर निगम ने तो इतने अच्छा कार्य किया है अवेयरनेस में, पिछले करीब 1 महीने से नगर निगम इस कार्य में लगा है। इतने अच्छे नए जिंगल्स नगरायुक्त साहब ने बनवाए, कंट्रोल रूम को यूज किया, जितने पब्लिक एड्रेस सिस्टम थे उनको ठीक करा के उनका प्रयोग किया, होर्डिंग इन्होंने पूरे शहर में लगवाए हैं और पर्चे छपवा के चस्पा 5000 जगह करवाए हैं। इनकी सारी गाड़ियों के माध्यम से प्रचार हो रहा है, इनके पीए सिस्टम जितने उनके माध्यम से प्रचार हो रहा है, पूरी टीम इनकी जुटी है। लेकिन अगर शहर के प्रतिष्ठित लोग भी अगर कुछ न कुछ पब्लिक स्पिरिट में घरेलू इलाज के लिए या बचाव के लिए, मास्क के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, हाइजीन के लिए या जैसे तरीके घर में ऑक्सीजन सप्लीमेंट करने के लिए, घरेलू नुस्खे, इस तरह की चीजें प्रचारित करेंगे तो उनका स्वागत है। प्रशासन की मदद अगर वो लेना चाहे तो उनका स्वागत है। अगर वो क्लिप बना के दें हमें तो क्लिप हम नगर निगम के माध्यम से, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचारित करेंगे। कुछ अच्छे प्रतिष्ठित डॉक्टर भी हैं, बीएचयू के रिटायर्ड अच्छे बड़े प्रोफेसर हैं और आयुर्वेद के बड़े यहाँ पे एक्सपर्ट जानकार हैं, होम्योपैथी के हैं, उनसे भी हमारी अपील है कि अच्छी जानकारी के छोटे छोटे वीडियो 1-1 मिनट के बनाएं, लोगों को प्रचारित करें, क्योंकि घरेलू बचाव बहुत बड़ा कारगर साबित हो रहा है इस समय और काफी हद तक लोगों को ऑक्सीजन आर्टिफिशियल ना लेनी पड़े, इसमें बचाने में साबित हो रहा है। तो ऐसे लोगों से हम अपील करते हैं कि वो इस काम में हमारी सहायता करें। प्रशासन की कोई सहायता चाहिए तो उनको हम जरूर करेंगे। ऐसी कोई भी वीडियो बना के हमें देना चाहें तो हमको भरपूर प्रचारित करेंगे। सर वो वाराणसी में शादी या सामाजिक समारोह के लिए जो स्टेट की गाइडलाइन है उसी को अक्षरशः पालन किया गया है और स्टेट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर खुला स्थान है तो 100 लोगों तक और अगर बंद स्थान है, किसी बैंकेट हॉल की या किसी हॉल की बात है, तो केवल 50 लोगों तक हम लोगों ने ये कार्यक्रमों की अनुमति दी है। इस कार्यक्रमों के लिए भी मैं जानकारी देना चाहूंगा कि कोई लिखित कार्यक्रम की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कार्यक्रम जिसके प्रस्तावित है वो अपने कार्यक्रम करें। केवल टाइम का रेस्ट्रिक्शन है, रात को 8 बजे के बाद हमारा नाइट कर्फ्यू चालू हो जाता है। तो मेरी अपील ये होगी कि अपने सारे कार्यक्रम 8 बजे से पहले अधिकतर कर लें और जो भी बाहरी गेस्ट 100 में से हों या 50 में से हों जिनको वापस लौटना है वो 8 बजे से पहले वापस लौट जाएं। घर घर के लोगों को जिनको कार्यक्रम करने हो वो अपने घरों के अंदर करें और वो चाहे कितनी भी रात तक करते रहे, उसमें पुलिस या प्रशासन व्यवधान नहीं करेगा। ये सामाजिक परंपराएं हैं और प्रशासन किसी भी तरह से नहीं चाहता कि इसमें किसी को व्यवधान हो। वंस इन ए लाइफ टाइम ये कार्यक्रम होते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, नाइट कर्फ्यू या बाकी चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है। इसलिए 8 बजे से पहले अपने अधिकतर कार्यक्रम समाप्त करके जिसको घर वापस जाना वो चले जाए। अपना हॉल के अंदर, बैंकेट हॉल के अंदर, मैरिज हॉल के अंदर वो प्रोग्राम कंटिन्यू करना चाहें तो करें। बाकायदा इसकी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। माननीय हाईकोर्ट के आदेश में जब जारी हुआ था तब परमिशन की बात आई थी, परंतु वो आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक दिया गया है। इसलिए दोबारा रिपीट किया जाता है कि बिना परमिशन ये कार्यक्रम आप करें, लेकिन 8 बजे से पहले समाप्त करने की कोशिश करें। उसके बाद कंटिन्यू करना चाहें तो बंद परिसर में आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं।
किसी लिखित परमिशन के लिए या किसी मूवमेंट के लिए किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सर बैंड बाजा के साथ 50 लोग हैं कि बैंड बाजा सब शामिल करके सब शामिल, बैंड बाजा लेके 50, बैंड बाजा खाना पीना सब 50 नहीं, सब भाई, दूल्हा दुल्हन बैंड बाजा सब 50, दूल्हा दुल्हन भी शामिल है। टोटल 99